सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई नो आप सबने कमेंट सेक्शन भर दिया था इस स्टोरी के। तो फाइनली आपकी हैवी डिमांड पर मैं लेकर आ गई हूँ इस रोमांटिक सी स्टोरी का सीजन 2। पिछले सीजन को जो आपने प्यार दिया उसके लिए आप सबको थैंक यू जी। लेकिन अब सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि इस बार कहानी वहां से शुरू हो जहाँ से सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे एक जगमगाती फोन स्क्रीन ने ना हेसू की दुनिया पलट दी थी। बॉम्ब तया का वो एक मैसेज, अगर जाग रही हो तो क्या मिल सकती हो, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, ने उसके दिलों की धड़कन एकदम बेकाबू कर दिए। ना हेसू को पता था कि यह आग से खेलने जैसा है, फिर भी वो इस टेम्पटेशन के आगे सरेंडर कर गई और दरवाजे की तरफ ऐसे भागी कि जैसे उसके पैर जमीन पर हो ही ना। बाहर निकलते ही एक अनजान सी महक और बॉम्ब तया की इंटेंस प्रेजेंस ने उसे घेर लिया। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाती, बॉम्ब तया ने उसे अपने करीब खींचकर एक ऐसी जुनूनी किस में लॉक कर लिया जैसे वो सदियों से उसके होठों का प्यासा हो। ना ही जो बस डर से हल्की सी सिसकी ले पाई थी, अगले ही सेकंड इस एहसास में वो एक मोम की तरह पिघल गई। पर क्या ये हसीन नजारा किसी बड़े से तूफान की आहट है। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये इंटेंस सी हमारी आज की कहानी। नाहू ने महसूस किया कि उसके लिप्स की वार्मथ उसके लिप्स पर सॉफ्टली प्रेस हो रही थी। वो हल्का सा सेंसेशन और डीप हो गया जब उसने थोड़ा मूव किया और उसे किस में और खींच लिया। उसकी सांस किस के बीच छोटे छोटे हफ्स में बाहर आ रही थी, जबकि बे और पास झुक गया। उसका माउथ नीचे की तरफ आया और उसने उसके नेक पर हल्का सा निप किया, वहां एक फेंट लव बाइट छोड़ते हुए। उस पल नाहू ने नोटिस किया कि वो जैसे खुद को मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा हो। उसने पूछा, क्या वो सच में इन दिनों इतना बिजी था? क्या वो वर्क में ही उलझा हुआ था? उसने हल्का सा नॉट करके कंफर्म किया, लेकिन उसकी वॉइस का टोन बदल गया जब उसने खुद से सवाल किया कि क्या सच में बस वर्क ही था। जो लॉन्गिंग्स उसने अपने अंदर दबा रखी थीं, वो अर्जेस जो बाउंड्रीज तोड़ देना चाहती थीं, कियोस में फिर से खो जाना चाहती थीं, बार बार वापस सरफेस पर आ रही थीं। चाहे उसने उन्हें कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश की हो, आखिर में उसका रिस्ट्रेंट फेल हो गया। यूंग फिर से झुका, उसके लिप्स उसके नेक को हल्के से ग्रेज करने लगे। नाहू ने थोड़ी हेजिटेशन के साथ पूछा कि क्या वो ठीक है और क्या वो थोड़ी देर अंदर आना चाहेगा। उसने ये भी सजेस्ट किया कि वो दोनों साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, जैसे एक क्वाइट इनविटेशन दे रही हो। लेकिन उसकी सरप्राइज के लिए उसने मना कर दिया, बस इतना कहा कि बाद में मिलेंगे। उसने अपना फेस थोड़ा साइड में घुमा लिया और धीरे से कहा कि अगर वो बिजी है तो उसे जाना चाहिए। अंदर ही अंदर उसके चेस्ट में इमोशंस उठने लगे। ये फीलिंग आखिर क्या थी? कन्फ्यूजन या शायद हार्ट ब्रेक के करीब कुछ? बाद में जो वर्ड उसने इस्तेमाल किया वो उसके दिमाग में अजीब सा अटक गया। वो कल भी नहीं था। वो वेग अनसर्टेनिटी उसे अजनबी सी लगी। उसने पहले कभी इतनी डिटैचमेंट के साथ बात नहीं की थी, और उससे भी ज्यादा अजीब ये था कि वो पहले कभी खुद दूर नहीं हुआ था। जब वो जाने लगा तो उसने उसे पुकारा। आगे बढ़कर उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। उसकी सडन मूव से वो फिर उसके करीब आ गया, और उसी पल उसने उसके नेक पर अपने लिप्स प्रेस कर दिए, हल्का सा बाइट करते हुए अपना मार्क छोड़ दिया। ये जेस्चर उसे थोड़ा शॉक कर गया, लेकिन उसने रेजिस्ट नहीं किया। नाहू की सांस एक सॉफ्ट साय में बाहर आई। वो पीछे हटी और धीरे से गुड बाय कहा, ये कहते हुए कि वो उसे अगले दिन देखेगी। जब वो मुड़कर जाने लगा तो नाहू उस फीलिंग को इग्नोर नहीं कर पाई कि कुछ बदल गया है। उसकी क्रिस्प वाइट शर्ट, जो हमेशा क्लीन और कोल्ड लगती थी, अब उस पर एक सटल सेंट चिपकी हुई थी। एक परफ्यूम जिसे वो पहचान नहीं पाई, कुछ एलिगेंट और अनफेमिलियर। बाहर जे की आवाज़ आई जब उसने बे के क्लोथ्स की हालत पर सवाल किया। उसने मजाक में पूछा, क्या किसी वाइल्ड किटन ने उस पर अटैक कर दिया? जे पास आया और पूछा, क्या अब निकलने का टाइम हो गया है? लेकिन बाउम टी ने हाथ उठाकर कहा कि थोड़ा और रेस्ट चाहिए। जे साइड से देख रहा था और उसे लगा कि बेओम अचानक बहुत डिस्टेंट हो गया है, जैसे सारी मिसफॉर्चून किसी परफेक्ट शेल के अंदर बंद कर दी गई हो। अब वो एक चेबल एयर की तरह दिख रहा था, बिल्कुल अलग उस इंसान से जिसे वो जानते थे। इस तंग और ग्रिटी एली में उसकी रिफाइंड प्रेजेंस बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रही थी, बहुत परफेक्ट, बहुत स्टेराइल। बियोन ने जे की तरफ मुड़कर उसे एक नया डायरेक्टिव दिया। अगले दिन से वो फील्ड ड्यूटी संभालेगा। जे सरप्राइज में ब्लिंक करने लगा और पूछा, कहाँ? उधर नासू अपनी जॉब छोड़ने की तैयारी कर रही थी। उसकी मैनेजर कीपर सच में दुखी लग रही थी। उसने कहा कि वो सच में उसे मिस करेगी।
जब से वो आई थी उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ी। नाहू ने हम्बल होकर कहा कि शायद उसने इतना अच्छा काम नहीं किया, लेकिन कीपर ने तुरंत मना कर दिया। उसने बताया कि पहले उनकी नाइट शिफ्ट्स कितनी केओटिक हुआ करती थी, ड्रंक्स, ट्रबल मेकर्स और स्ट्रेस से भरी हुई। लोग आते थे और जल्दी चले जाते थे क्योंकि वो सब हैंडल नहीं कर पाते थे, लेकिन जब से नाहू आई थी एक बार भी ऐसा ट्रबल नहीं हुआ। उसने कहा कि इससे उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, उसके अंदर की गुडनेस के बारे में। उसने उसे शुभकामनाएं दी और कहा कि उम्मीद है फेट उन्हें फिर कभी मिलाएगी। नाहू वहां से चली गई। उसे पता था कि जॉब छोड़ना ऐसा डिसीजन नहीं था जिसे वो अफोर्ड कर सकती थी। अगर वो थोड़ा भी डेट में फंस गई तो सिर्फ इंटरेस्ट ही उसे दबाने के लिए काफ़ी होगा। जितना ज़्यादा वो काम करती, लाइफ का बोझ हैवी लगता। फिर भी उसने जॉब इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि उसे मजबूरी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सेल्फिश हो गई थी। वो बस बायोंटे के साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहती थी, उस वर्जन के साथ जो चेंज होने से पहले था। उसकी डेलिकेट ब्रिलियंस जिसे वो अपने पास रखना चाहती थी, प्रोटेक्ट करना चाहती थी सिर्फ अपने लिए। लेकिन वो रुका नहीं। उस इंटीमेट दिन के बाद भी वो उतना ही बिजी रहा। उसके मैसेजेस आते रहे, लेकिन धीरे धीरे, और उनमें पहले जैसी पर्सनैलिटी नहीं रही। कभी कभी तो कई दिन तक कोई मैसेज नहीं आता, और जब वो फिर से सामने आता तो उसके अंदर वही अनफेमिलियर फीलिंग रहती, कुछ रिच, सोफिस्टिकेटेड, जो नासू की समझ से बहुत ऊपर था। उसके अंदर एक पावरफुल और डिस्टेंट इंसान की ऑरा थी। फूलों की शॉप पर एक यंग वुमन आई और उसने एक फ्लावर रिजर्वेशन के बारे में पूछा। नासू ने जैसे ही उस वुमन से आती फ्रेग्रेंस महसूस की, उसकी सांस एक पल के लिए अटक गई। वो वही सेंट थी। उसने थोड़ी हेजिटेशन के बाद पोलाइटली पूछा कि वो कौन सा परफ्यूम यूज़ कर रही है। उसने जल्दी से समझाया कि उसका कोई गलत मतलब नहीं है, उसे बस वो फ्रेग्रेंस बहुत लवली लगी। वो वुमन हल्के से हंस पड़ी और बोली कि लगता है ये परफ्यूम अब विमेन को भी सिड्यूस करने लगा है। उसने थोड़ा सा परफ्यूम नाहसू के हाथ पर डाल दिया, फिर बताया कि ये एक न्यू रिलीज है, सॉफ्ट गोल्डन और यूनिसेक्स सेंट, और कई मेन भी इसे पसंद करते हैं। नाहसू सोचने लगी शायद बीताई ने बस नया कलोन यूज करना शुरू कर दिया है। उसके अंदर कहीं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ। उसे पहले उसकी स्मेल पसंद थी, फिर भी उसने अपने थॉट्स को पुश कर दिया। उसने सोचा बाद में उससे पूछ लेगी, लेकिन फिर भी कुछ रिडिकुलस आइडियाज उसके दिमाग में आते रहे। क्या वो उससे बोर हो गया था? क्या उनकी इंटीमेसी उसके लिए डल हो गई थी? क्या उसकी लाइफ में अब कोई और था? उसे खुद से ही नफरत हो रही थी कि वो इतनी इर्रेशनल बातें सोच रही है। आखिर वो खुद ही तो थी जिसने कभी कहा था कि वो किसी नए इंसान से मिलना चाहती है। फिर अब वो इतनी इनसिक्योर क्यों फील कर रही थी? दूसरी जगह मिचेल और आरी के बीच एक क्वाइट आर्ग्यूमेंट चल रहा था। मिचेल ने आरी से कहा कि वो ऊपर चली जाए। उसने बताया कि यहाँ स्मोक है और उसे सिगरेट्स की स्मेल पसंद नहीं। आरी ने उसे इग्नोर कर दिया और कहा कि वो हैंडल कर सकती है, और जब तक वो फिनिश नहीं करता वो उसके साथ ही रहेगी। उसने मिचेल से कहा कि वो उसे जाने के लिए ना कहे। जे ने उनकी बात सुन ली और उसे बॉम्ब के साथ हुई कॉन्वर्सेशन याद आ गई। जे ने स्कॉफ करते हुए कहा कि मिचेल तो पहले ही उसके साथ सब खत्म कर चुका है, फिर वो क्यों किसी ऐसे इंसान के पीछे पड़ा है जो बस एक फ्री लोडर लगती है। मिचेल अपनी डेथ्स अपनी एक्स पर छोड़ चुका था, अब उसे रोकने वाला कुछ नहीं था। शायद वो कभी वापस भी ना आए, लेकिन बॉम्ब इससे अग्री नहीं था। उसने साफ कहा कि वो जरूर वापस आएगा। अगर वो किसी चीज़ को अपना मान लेता है तो उसे छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं होता। उसने जे की तरफ मुड़कर बस एक सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया, मिचेल को कभी जाने मत देना। उधर मिचेल और आरी साथ टाइम बिता रहे थे। आरी ने डिनर की बात शुरू की। उसने पूछा कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या मिचेल कुछ पर्टिकुलर खाना चाहता है। उसने कहा कि पास से सुशी ले आते हैं या शायद ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि वो दोनों थके हुए हैं। मिचेल ने कहा कि उसे ब्रेस्ड शॉर्ट रिब्स खाने का मन है। आरी ने पूछा सच में? मिचेल ने फर्म नोट किया। आरी ने कहा कि वो पास में कोई अच्छी प्लेस ढूंढती है और उससे कहा कि एक मोमेंट वेट करे। मिचेल ने कहा कि उसे बाहर का खाना नहीं चाहिए, उसे होममेड खाना चाहिए, ऐसा जो केयर के साथ बना हो और जिसमें कम एमएसजी हो। उसने सजेस्ट किया कि वो ग्रोसरी शॉपिंग करने चलें। आरी थोड़ी देर हेजिटेट हुई लेकिन आखिरकार मान गई। उसके थॉट्स भटकने लगे। वो सोचने लगी कि शायद ये साइन है कि वो मैरिज के बारे में सोच रहा है। इस थॉट से वो स्ट्रेंजली खुश हो गई, खासकर अपने घर के कंफर्ट में। बाद में आरी किचन से मिचेल को आवाज़ देती है। वो उसे डिश टेस्ट करने के लिए बुलाती है। मिचेल कहता है बस अंदाजे से बना लो, कोई कॉन्टेस्ट तो नहीं चल रहा। आरी थोड़ी फ्लस्टर्ड हो जाती है। वो कहती है ये गेस करके नहीं बनाया जा सकता, ये डिश प्रॉपर्ली बनाना मुश्किल होता है।
मिचेल साय करता है और सोचता है वो ब्रेज्ड शॉर्ट हिब्स के लिए कितनी फस कर रही है। उसे याद आता है कि नासू तो ये डिश आसानी से बना लेती थी। उसके थॉट्स भटक जाते हैं। वो सोचने लगता है कि कई दिनों से उसने उसके मैसेजेस क्यों नहीं उठाए। क्या कुछ हुआ होगा? शायद उसे जाकर चेक करना चाहिए। फिर वो सोचता है कि शायद नासू ने फिर से अपना फ़ोन गिरा दिया होगा या तोड़ दिया होगा, जैसा वो अक्सर करती थी, केयरलेस और क्लमजी। और उसका बेचारा हस्बैंड यहाँ भूख से लगभग गिरने वाला है, जबकि वो अपनी ज़िंदगी में बिजी है। सीन बदलकर नासू पर आता है। वो एक स्टोर में खड़ी ब्रेज्ड शॉर्ट रिब्स देख रही थी। उसने 1 किलोग्राम का प्राइस देखा। वो सोचने लगी कि कुछ महीनों पहले के मुकाबले ये कितना एक्सपेंसिव हो गया है। फिर भी उसने सोचा कम से कम इतना तो ले ही लेना चाहिए। उसे याद आया पिछली बार बॉन्टे ने उम्मीद से ज्यादा खाया था। शायद वो ये सब बेकार में कर रही है। आखिर वो शायद फिर जल्द ही चला जाएगा। लगता था उसने नई जॉब शुरू कर ली है और शायद उसमें एडजस्ट करने में बिजी है। उसे याद आया वो सूट में कैसा लग रहा था, शार्प और कॉन्फिडेंट। वो सोचने लगी कि शायद वो वर्क पर पॉपुलर होगा। उसके माइंड में सवालों की लाइन लग गई। वो किस तरह का काम करता है, हर सुबह कहाँ जाता है, वो असल में कितना बिजी है। बहुत सी बातें थीं जो वो उससे पूछना चाहती थी, लेकिन वो हमेशा उन्हें अवॉइड कर देती थी। डियोंटे ने कभी उससे कहा था कि वो बाद में मिलेगा। उसे लगा शायद बात सिर्फ बिजी होने की नहीं थी, शायद वो रुकना ही नहीं चाहता था। उसे लगा उस दिन उसकी रिएक्शन शायद बहुत कोल्ड थी। शायद उसने इंटरेस्ट खो दिया क्योंकि उस रात उसने पुराने अंडरगार्मेंट्स पहन रखे थे, जिससे पूरा एटमॉस्फेयर खराब हो गया था। मिचेल के वर्ड्स उसे याद आए। उसने कभी कहा था कि वो फटी पुरानी और शैबी लगती है। अगर हालत इतनी खराब है तो उन्हें फेंक देना ही बेहतर है। उसने ये भी कहा था कि कोई भी आदमी उसकी ड्रेसिंग देखकर इंटरेस्ट खो देगा। नासू ने सोचा आखिर वो एक आदमी ही तो था, उसे वो पसंद नहीं आया होगा। उसे बेहतर ड्रेस करना चाहिए था। उसे पहले ही लग गया था कि वो चला जाएगा। उसे रोकना नहीं चाहिए था। हालांकि उसे पता था कि वो अकेले इतना खाना खत्म नहीं कर पाएगी, फिर भी वो उसे खरीदने से खुद को रोक नहीं पाई। उसे लगा ये शायद एकमात्र चीज़ है जो वो अभी भी उसके लिए कर सकती है। उसके बारे में सवाल उसके दिमाग में घूमते रहे, जैसे वो किसी भी पल बाहर आ जाएंगे। जब वो स्टोर से बाहर निकली तो उसने बॉम्ब को उसका इंतजार करते देखा। उसने पूछा क्या वो शॉपिंग करके आई है। नासू ने जवाब दिया कि उसने सूप के लिए इंग्रेडिएंट्स और कुछ चीज़ें ली हैं। बे ने कहा बैग्स काफ़ी हैवी लग रहे हैं, क्या वो किसी के आने का इंतजार कर रही है। नासू एक पल के लिए रुकी, फिर उसने मना कर दिया। उसने कहा ये सब बस उसके लिए है। जब वो हंसा तो उसने पूछा क्यों, वो सीरियस थी। उसने उसकी तरफ देखा। वो वही सूट पहने था जो वो आजकल अक्सर पहनता था, और वही फेंट सेंट, फेमिलियर लेकिन डिस्टेंट, फिर से उसके आसपास तैर रही थी। वो सोचने लगी क्या उसे इसके बारे में पूछना चाहिए। फिर उसने खुद से कहा नहीं, वो क्लिंगी नहीं लगना चाहती थी, खासकर जब वो उसके लिए कोई स्पेशल भी नहीं थी। उसने खुद को याद दिलाया कि क्यूरियस मत बनो, सवाल मत पूछो, लेकिन सच ये था कि वो फिर भी क्यूरियस थी। वो चुपचाप उम्मीद करती कि ये किसी और का परफ्यूम ना हो। शायद उसने बस अपना कलोन चेंज किया हो, शायद वो बस बिजी हो, शायद वो ही ज्यादा सोच रही है। आखिर उसने पूछ ही लिया कि क्या उसने अपना कलोन चेंज किया है। बाई ने कैजुअली मना कर दिया। नासू थोड़ी देर चुप रही और धीरे से कहा कि वो समझ गई, लेकिन उसके दिल में कुछ डूब सा गया, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत फर्म थी, जैसे वो एक मैसेज दे रहा हो। वो सेंट उसकी नहीं थी, वो किसी और की थी। बाई ने पूछा उसने ये बात क्यों उठाई। उसने कहा कोई रीज़न नहीं है। फिर उसने उसके हाथ से बैग्स लेने की कोशिश की और कहा चलना चाहिए। बॉन्टे ने कुछ नोटिस किया। उसे एहसास हुआ कि आखिर उसने पूछ ही लिया। उसने बस थोड़ा सा टॉपिक को पुश किया था, बिना ये जाने के आगे क्या होगा, लेकिन उसकी रिएक्शन उम्मीद से भी ज्यादा असरदार निकली। हर बार जब वो उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन देखता, उसे दर्द होता था। फिर भी उसी के साथ उसके अंदर का एक ऐसा हिस्सा भी जाग जाता था जिसका उसे पहले पता ही नहीं था। एक ट्विस्टेड साइड। उसे लगा था कि वो पहले ही जितना गिर सकता था उतना गिर चुका है। अब उसे चाहिए था कि वो भी गिरे। उधर अपार्टमेंट में आरी एक्साइटमेंट से चमक रही थी। उसने ब्रेस्ड शॉर्ट रिब्स को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे कोई ट्रॉफी हो। उसने पूछा उसने कैसा बनाया है और क्या इससे मिएल का उसके साथ रहने का मन करेगा। वो उसे जल्दी टेस्ट करने को कहती रही और बोलती रही कि वो कितना लकी है कि उसके पास वो है। उसने ये भी कहा कि उसने पहले कभी किसी के लिए खाना नहीं बनाया। मिचेल डिश को देखता रहा। उसे याद आया कि नहासू उसके लिए कैरेट्स अलग निकाल दिया करती थी। एक मेमोरी उसके दिमाग में फ्लैश हुई। नहासू ने एक बार पूछा था कि डिश ठीक बनी है या नहीं। वो नर्वस लग रही थी। उसने पूछा था क्या ये खराब है, क्या वो इसे थूक देना चाहता है, या क्या उसे इससे नोजिया हो रहा है। मिचेल थोड़ी देर चुप रहा था, फिर मुस्कुराकर कहा था कि ये बहुत टेस्टी है।
नहासू ने रिलीफ में ऑलमोस्ट रोते हुए कहा था कि उसने उसे कितना डरा दिया था, और मिचेल हंस पड़ा था। तभी आरी की आवाज़ ने उसे उस मेमोरी से बाहर निकाला। उसने पूछा वो खा क्यों नहीं रहा। मिचेल ने कहा उसे ज़्यादा भूख नहीं है। आरी ने पूछा ये कैसे पॉसिबल है जब उसी ने उसे ये बनाने को कहा था। उसने कहा उसने इतनी मेहनत की है, कम से कम वो अप्रिसिएशन दिखाने का प्रिटेंड तो कर सकता है। मिचेल खड़ा हो गया। उसने कहा उसने खा लिया। आरी चिल्लाई कि उसने बस एक बाइट लिया था और बोल रख दिया। मिचेल ने जोर से साई किया। आरी ने पूछा क्या वो उससे नाराज है। उसने मना किया और कहा वो एंग्री नहीं है, बस सॉरी है। उसने अपॉलॉजी दी और बाहर चला गया। आरी उसके पीछे गई, वो उसे पुकारती रही। उसने कहा क्या यही उसका सॉरी बोलने का तरीका है। उसने कहा कि बात अभी खत्म नहीं हुई है, और पूछा वो जा कहाँ रहा है। वो उसके पीछे पीछे चलती रही और जे दूर से ये सब देख रहा था। दूसरी तरफ नहासू बॉम्ब को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। उसने कहा कि वो मील्स स्किप ना करे। उसने याद दिलाया कि ऐसा करना हेल्दी नहीं है, चाहे वो काम में कितना भी बिजी हो। बे ने कहा कि वो समझ गया। नहासू ने ये भी कहा कि वो पूरी रात जागे भी ना। बॉम्ब ने फिर से अग्री किया। नहासू ने नोटिस किया कि वो आजकल कितना ओबीडियंट हो गया है। इस बात पर बॉम्ब हल्का सा हंस पड़ा। फिर उसने पूछा क्या वो आज जल्दी जा रहा है। उसने कहा अगर अगली बार उसके पास टाइम हो तो वो फिर आ सकता है। अगर उसे ब्रेस्ड शॉर्ट रिब्स पसंद है तो वो उसके लिए बना देगी। जब वो उसकी तरफ देख रही थी तो उसे लगा कि उसका ध्यान कहीं और है। उसे जे से मैसेज मिला था, मिचेल और आरी के क्वारल के बारे में। बाइट हल्का सा मुस्कुराया। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि आखिर मिचेल किसके लिए इतना डेस्परेट है। बीएनटे भी यही सोच रहा था कि वो किसके जवाब का इंतजार कर रहा है। उसे लगता था अब कोई और कॉल नहीं उठाएगा। आखिर बाइट ने कहा कि वो जाने से पहले खाना खाएगा। नहासू थोड़ी सरप्राइज हो गई। उसने पूछा आज। बाइट ने नॉड किया। उसने कन्फर्म किया कि हाँ वो खाएगा। उसने कहा वो खाएगा। काफी समय बाद ये पहला गिफ्ट था जो उसे उसके लिए मिला था। उसने ये भी कहा शायद ज्यादा समय बाकी नहीं है और वो देखना चाहता है कि ये स्टोरी आखिर कैसे खत्म होगी। उसने नहासू के कान के पास झुककर धीरे से कहा कि उसने बहुत समय से खुद को कंट्रोल किया हुआ है और साफ है कि ये स्टोरी आखिर उसे रुलाने के लिए ही बनी है। उसने उससे पूछा कि क्या वो आज उसके घर रुक सकता है। नहासू की बात सुनकर काफी सरप्राइज हो गई और थोड़ी एम्बैरेस भी हो गई। बॉम्ब धीरे धीरे उसके पास आया। उसने पूछा क्या वो नहीं चाहती। नहासू ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा उसका वो मतलब नहीं था। उसने कहा बस आज का दिन है, और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। बॉम्ब जोर से हंस पड़ा। नहासू ने पूछा वो हंस क्यों रहा है। बॉम्ब हंसता ही रहा, जैसे खुद को रोक नहीं पा रहा हो। नहासू ने उसे हल्का सा पुश किया और कहा वो सीरियस है। बाइट ने कहा कि वो बस काफी समय बाद उसके साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहता है। उसने धीरे से उसे पीछे से पकड़ लिया। उसने सोचा अगर वो कहे कि उसके मन में कोई इनअप्रोप्रिएट थॉट्स नहीं है तो वो झूठ होगा। उसने कहा कि वो अपने साथ क्लोथ्स भी लाया है और अगले दिन की लीव भी ले ली है। फिर वो उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला उसे अंदर आने दे। ये सुनकर नहासू का चेहरा पूरी तरह रेड हो गया। दूसरी तरफ मिचेल बार बार नहासू को कॉल कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। कुछ दिन हो चुके थे जब उसने उसे लास्ट मैसेज किया था और अभी तक उसने रिप्लाई नहीं किया था। वो सोचने लगा आखिर क्या चीज़ उसे आंसर करने से रोक रही है। उसे लगा शायद लून शार्क्स उसे फिर से परेशान कर रहे हों, लेकिन उसने जल्दी ही ये आइडिया डिसमिस कर दिया। प्रिंसिपल चुकाना हमेशा मुश्किल रहा था, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा टाइम पर भेज दिया जाता था, और वैसे भी अब समय बदल गया था। लोन शार्क से ट्रबल अब रेयर हो गया था। मिचेल सोचने लगा शायद वो बीमार हो, लेकिन ये भी अनलाइकली लगा। नहासू यूजुअली बहुत एनर्जेटिक रहती थी। कई सालों तक उसने एक साथ मल्टीपल जॉब्स की थी और कभी स्ट्रगल नहीं दिखाया। फिर भी ये थॉट उसके दिमाग में घूमता रहा, अगर वो आसानी से बीमार नहीं पड़ती तो क्या इस बार कुछ सीरियस हो गया होगा। लेकिन उसने ये आइडिया भी डिसमिस कर दिया। जिस नहासू को वो जानता था वो इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं थी। उसके थॉट्स एक पुरानी मेमोरी में चले गए। एक बार जब नहासू को कोल्ड हुआ था तो उसने उसे टीज किया था। उसने उसकी चीक की तरफ इशारा करके पूछा था क्या उसकी नोज फिर से बह रही है, और पूछा था उसका हाथ इतना ठंडा क्यों है, और मजाक में कहा था क्या वो कोई स्नोमैन है
नाहसू ने समझाने की कोशिश की कि वो बस विंटर की वजह से था। मिचेल अपने यूजुअल अंदाज में बोला कि वो उसकी हेल्प कर रहा है। उसने कहा कि वो अपने हाथ उसके बेयर चेस्ट पर रख दे। उसने अपनी शर्ट उतार दी और उसके हाथ पकड़कर अपने बेयर चेस्ट पर रख दिए, जिससे नाहसू चिल्ला पड़ी। मिचेल बस हंस पड़ा। वो उसे टीज करने लगा और पूछा कि वो इतनी शाय क्यों हो रही है, खासकर जब उसका बॉडी देखने में बुरा भी नहीं है। नाहसू ने धीरे से जवाब दिया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ठीक फील नहीं कर रही। नाहू हमेशा से कोल्ड से स्ट्रगल करती थी। वो डरावना सा सीमी अपार्टमेंट जिसमें वो पहले रहते थे, विंटर्स में बिल्कुल फ्रीजिंग हो जाता था। ऐसी जगह में कोई भी वीक फील करने लगता। उसके हाथ हमेशा रेड रहते थे, हमेशा ठंडे। ऐसा लगता जैसे वो हर समय एक और कोल्ड से लड़ रही हो। मिचेल जिस नाहसू को जानता था वो ऐसी ही थी। ऐसी कंडीशंस में पैदा हुई, हमेशा ब्रूटल विंटर्स झेलती हुई जो लाइफ को और मुश्किल बना देते थे। एक बार उसने उसकी ग्रैंडमदर से पूछा था कि वो लोग ऐसी नेबरहुड में विंटर्स कैसे सर्वाइव करते हैं। उसकी ग्रैंडमदर हल्का सा हंस पड़ी। उसने कहा कि वो लोग बस किसी तरह विंटर निकाल लेते हैं। मिचेल ने मजाक में पूछा क्या उनके पास कोई सीक्रेट विंटर सर्वाइवल मेथड है। उसने कहा शायद उसके लिए आसान हो क्योंकि वो एक मैन है, लेकिन गर्ल्स को कोल्ड जल्दी हो जाता है। उसकी ग्रैंडमदर जोर से बोली कि थर्मल्स पहनने चाहिए। तभी जस्टिन, उसके हस्बैंड, बीच में बोल पड़े। उन्होंने कहा कि जब किसी आदमी की वाइफ हो जाती है तो उसे अपनी आर्म्स में उसे वार्म रखना चाहिए। इस पर उसकी वाइफ चिल्लाई, गर्ल्स को हस्बैंड नहीं चाहिए, बस थर्मल्स चाहिए। कुछ समय बाद मिचेल ने नाहसू को एक गिफ्ट दिया। उसने पूछा ये क्या है। मिचेल ने कहा बस मजे के लिए खरीदी हुई चीज है और उसे जल्दी ओपन करने को कहा। जब उसने पैकेट खोला तो अंदर स्किन टोन थर्मल था। वो उसे डिसबिलीफ में देखती रह गई और मिचेल जोर से हंस पड़ा। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो उसके फेस के एक्सप्रेशन को लेकर उसे टीज करने लगा और बोला कि ये बहुत हिलेरियस है। नाहसू ने कहा वो इसे नहीं पहनेगी। मिचेल ने पूछा क्यों नहीं। उसने कहा अगर वो पहनेगी तो वो उसका मजाक उड़ाएगा। लेकिन मिचेल ने कहा ये कोल्ड पकड़ने से बेहतर है। उसने कहा ये थर्मल्स बहुत वार्म होते हैं और प्रॉमिस किया कि अगर वो पहनेगी तो वो उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। उसने स्वेर किया कि वो नहीं हंसेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर था कि शायद वो फिर भी हंस पड़े क्योंकि ये बहुत फनी था। उसने खुद को कंट्रोल करने के लिए कुछ सैड सोचने की कोशिश की, कुछ भी जिससे उसकी हंसी रुक जाए। उसने ये तक इमेजिन कर लिया कि वो नाहसू से ब्रेकअप कर रहा है, लेकिन ये बात उसे बिल्कुल समझ नहीं आई। उसके लिए उससे ब्रेकअप करने का आइडिया ही इम्पॉसिबल था। सिर्फ इस थॉट से ही वो इतना सैड हो गया कि अब किसी चीज पर हंसने का मन नहीं रहा। आखिरकार नाहसू ने थर्मल पहन लिया। फिर उसने पूछा वो कैसी लग रही है। उसने पूछा क्या वो वियर्ड लग रही है। मिचू का चेहरा लाल हो गया। जब नाहसू ने कहा कि वो इसे उतार देगी, मिचेल ने उसे रोक दिया। उसने कहा ये वियर्ड नहीं लग रहा और पूछा कि वो ऐसी चीज पहनकर भी इतनी प्रिटी कैसे लग सकती है। उसका चेहरा और रेड हो गया। नाहसू ने पूछा क्या वो ठीक है। मिचेल खुद को कंपोज रखने की कोशिश कर रहा था। वो खुद से पूछ रहा था क्या वो सिक हो रहा है या बस ओवरवेल्म्ड है। समय बीत गया। एक दिन मिंजुल ने नाहसू को वार्न किया और उसे टॉन्ट करते हुए कहा कि उसे ऐसी चीजें पहनना बंद कर देना चाहिए क्योंकि बस एक झलक भी उसे टर्न ऑन नहीं कर सकती। मिचेल चुपचाप सोचने लगा ये सब कब शुरू हुआ था। कब नाहसू ने कहना बंद कर दिया कि विंटर्स ठंडी लगती है। सीन फिर नाहसू के घर पर शिफ्ट होता है। बियामॉन्ट कपड़े बदल रहा था और नाहसू फूट ऑन नीचे बिछा रही थी। उसने कहा उसने ब्लैंकेट निकाल लिया है और वो लाइट्स ऑफ कर देगी। उसने कहा वो पहले लेट जाए। जब दोनों लेट गए तो बियामॉन्ट ने उसके क्लोथ्स के बारे में पूछा क्या वो चेंज नहीं करेगी क्योंकि वो अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। नाहसू ने कहा वो ठीक है। उसने एक्सप्लेन किया कि उसके पास पजामाज नहीं है। बियामॉन्ट ने पूछा जो वो यूजुअली पहनती है उनका क्या। नाहसू ने माना कि हाँ वो है, लेकिन उसने क्लियर जवाब नहीं दिया। बियामॉन्ट को याद आया कि पिछली बार उसने बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लिया था और उसका उल्टा असर हुआ था। अब उसे लगा कि वो फिर से उसे पुश कर रही है। नाहसू ने समझाने की कोशिश की कि वो पजामाज बहुत टैकी लगते हैं और उनमें वो खुद को पैथेटिक आंटी जैसा फील करती है। वो नहीं चाहती थी कि वो उसे ऐसे देखे। ये सुनकर बियामॉन्ट थोड़ा सरप्राइज हुआ। बियामॉन्ट ने धीरे से उसके फोरहेड पर किस किया और कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा क्या कहे। उसने कहा वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसके लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस पर रिलीव्ड फील करे या कंसर्न्ड। उसे एहसास हुआ कि वो खुद को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा था और उसे पता ही नहीं चला कि वो इमोशनली कितना ड्रेन हो चुका है।
उसने नाहसू को जेंटली अपनी तरफ खींच लिया। उसने कहा अगर वो वही क्लोथ्स पहने रहेगी जो अभी पहने हैं तो उसके लिए थिंग्स थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती हैं, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसे ये बुरा नहीं लग रहा। उसने जेंटली कहा कि वो सोने से पहले चेंज कर ले। नाहसू ने कहा वो खुद चेंज कर सकती है, लेकिन बियामॉन्ट ने ऑफर किया कि वो हेल्प करेगा और धीरे धीरे उसके क्लोथ्स के हुक्स खोलने लगा। बियामॉन्ट अंदर ही अंदर सोचने लगा अगर इतनी छोटी चीज से भी वो अनकंफर्टेबल होता तो वो कभी इस रास्ते पर नहीं चलता। अगर उसके फीलिंग्स शैलो होते तो वो उसे किसी और से छीनने की हिम्मत नहीं करता। अब उसे बस वही करना था जो वो चाहती है, चाहे वो उसका लव तोड़ दे या उसके दिल को दर्द दे, वो सब सहने के लिए तैयार था। बस उसकी एक ही होप थी कि इस बार उसके साथ रहने वाला वो हो, कोई और नहीं। उधर ऑफिस में आरी एक एम्प्लॉय से पूछ रही थी कि मिचेल कहाँ है। एम्प्लॉय ने कहा कि मिचेल ने हॉलिडे ले लिया है। आरी ने पूछा उसे बताया क्यों नहीं गया। एम्प्लॉय इनडिफरेंट होकर कहता है क्योंकि मिस्टर किम फैमिली का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो काम पर जो चाहे करता है। उधर जे मिचू को फॉलो कर रहा था। उसमें बियाम को मैसेज भेजा। बियाम ने क्वाइटली वो टेक्स्ट पढ़ लिया। आखिरकार मिचेल घर पहुंचा। उसने नोटिस किया कि ट्रैश बाहर निकाला जा चुका है। जब उसने डोर खोला तो उसे अजीब सा टेंशन फील हुआ। उसने अंदर एक पैर मेंस शूज देखा। वो धीरे धीरे अंदर गया और डोर को थोड़ा और पुश किया। बियामॉन्ट वहां खड़ा था, पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन वो हल्का सा स्माइल कर रहा था, जैसे किसी एक्ट के शुरू होने का इंतजार कर रहा हो। उधर जे ने नोटिस किया कि मिचेल ऑफिशियल रूट से अलग डायरेक्शन में जा रहा है। सही तरीके से कहें तो वो रास्ता उसकी एक्स वाइफ के घर की तरफ जाता था। जे अपने एम्प्लॉयर के बारे में सोचते हुए अंदाज़ा लगा रहा था कि शायद उसकी शार्प इंस्टिंक्ट्स की वजह से या फिर किसी सुपरनैचुरल इंट्यूइशन की वजह से उसे पहले से पता था कि ये आदमी सब कुछ करने के बाद भी वापस आएगा। उसके मन में अभी भी वहां लौटने का ख्याल था और शायद कुछ और भी। जे ने बैम को मैसेज किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में वहां पहुंच जाएगा। उधर बी ने मैसेज रिसीव किया। बॉम्ब को याद आया कि उसने कभी नाहसू का एक अंडरगारमेंट लिया था। उसने ड्रॉअर की तरफ देखा और जानबूझकर उसका गारमेंट वहीं रख दिया। उसने उसे थोड़ा अस्त व्यस्त किया, फिर एक कॉन्डम पैकेट फाड़कर वहीं ऊपर रख दिया। उसे लगा अब बस वेट करना है और देखना है क्या होता है। फिर उसने अपनी शर्ट उतारी और बेड पर लेट गया। उधर मिचेल सीढ़ियां देखकर इरिटेट हो रहा था। उसे लगा यहाँ दोबारा आना उसे याद दिला रहा है कि ये जगह कितनी डैम स्टीप है। उसे इतना ऊपर चढ़ना पड़ता है। उसे लगा नाहसू उससे दूर हो गई है और अब उसे समझ आ गया कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। उसने सोचा शायद वो सिक हो गई है और हॉस्पिटल भी नहीं गई, जिससे उसकी कंडीशन और ख़राब हो गई होगी। उसने कहा वो कितनी स्टबर्न है और वो एक पल भी रिलैक्स नहीं कर सकता। जब उसने बाहर पड़ी ट्रैश को देखा तो वो काफ़ी शॉक्ड हो गया। उसने कहा देखो तो सही। वो सच में गुस्सा हो गई थी और जानबूझकर उसका सामान बाहर छोड़ दिया था ताकि वो देखे और शायद उसे उस पर पिटी आए। ये सोचकर उसे गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने सोचा शायद वो हर्ट और डेस्परेट होकर उसका सामान बाहर फेंक रही थी ताकि वो वापस आ जाए। ये सब उसे एक साइलेंट क्राई जैसा लगा, जैसे वो उसे वापस बुला रही हो। मिचेल ने डोर खोला। जैसे ही उसने सामने मेंस शूज देखे वो वहीं जम गया। उसने धीरे से गाली दी। वहां कुछ ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था, किसी अजनबी आदमी के शूज। ये देखकर मिचेल खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने गुस्से में गाली दी और कहा क्या वो इतनी अपसेट हो गई कि सच में ऐसा कुछ कर बैठी। फिर उसने सोचा शायद उसने कहीं से ये शूज खरीद लिए होंगे ताकि ऐसा लगे कि वहां कोई आदमी रहता है, ताकि ये ना लगे कि वो अकेली रहती है। नाहसू हमेशा से अंदर से थोड़ी डरपोक रही थी, इसलिए उसने सोचा शायद बस वही वजह होगी। लेकिन डर उसके अंदर ऐसे चिपक गया जैसे गर्मी की रात की ह्यूमिडिटी, जैसे धूप में पिघलती स्टिकी कैंडी। वो फीलिंग बहुत हैवी थी, जैसे यूनिवर्स उसे याद दिला रहा हो कि उसके जैसे कर्स्ड इंसान के लिए अभी और भी नीचे गिरने की जगह बाकी है। मिचेल धीरे धीरे टिपटो करते हुए कमरे की तरफ गया और वहां उसने देखा शर्टलेस बायमॉन्टे बेड पर लेटा हुआ था। मिचेल ने उसके पास नाहसू का अंडरगारमेंट भी देखा। बायमॉन्टे उठ गया। मिचेल ने गुस्से में गाली दी। उसने पूछा वो कौन है। उसने चिल्लाकर जवाब मांगा और वार्निंग दी कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वो उसे मार सकता है। बायमॉन्टे ने उसकी तरफ देखा लेकिन उसे इग्नोर कर दिया। उसने कॉन्डम उठाकर सीधे उसके सामने फेंक दिया। मिचेल पूरी तरह भड़क गया। वो उसकी तरफ दौड़ा उसे पंच मारने के लिए और चिल्लाया यहाँ रहने वाली औरत कहाँ है। बायमॉन्टे ने उसका पंच रोक लिया और मुस्कुरा दिया। उसने कहा कौन जाने, मैंने उसे इतने अच्छे से छुपाया है कि उसका एक भी निशान नहीं मिलेगा। मिचेल फिर चिल्लाया।
उसने पूछा, नाहसू कहाँ है? वो बार बार उसे पंच मारने लगा, लेकिन बायमोंटे कोई जवाब देने वाला नहीं था। बाय ने उसे घूरा, उसका चेहरा पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। उसने मिचेल को याद दिलाया कि वो उसे पहले ही एक चांस दे चुका है। मिचेल चिल्लाया, तुम क्या बकवास कर रहे हो, और उसे बास्टर्ड कहा। तभी पीछे से जे अंदर आया। उसने मिचेल को पकड़ लिया। उसने कहा, अगर लड़ना है तो बाहर चलकर लड़ो, घर तोड़ने की जरूरत नहीं है। मिचेल ने पूछा, ये आदमी कौन है? जे बोला, तुम काफी स्कैरी लग रहे हो, तुम्हारी आंखों से तो किसी को मार भी सकते हो। फिर उसने कहा, चलो बाहर चलते हैं। मिचेल चिल्लाता रहा। उसने कहा, उसे छोड़ दो, और पूछा, नाहसू के साथ क्या हुआ? उधर जे सोच रहा था कि बस बाय के फेस पर एक निशान पड़ना चाहिए। वो हमेशा ऐसा ही रहा है, जैसे ही मौका मिलता है। वो सोच रहा था इस बार उसने कितना खूबसूरत ड्रामा प्लान किया है। अपने सिर को दबाते हुए उसने सोचा, ये सच में बहुत टचिंग है, वाकई में टीयर जर्किंग सीन है। मिचेल को बाहर फेंक दिया गया। वो चिल्लाता रहा कि ये लोग कौन हैं, क्या वो लोन शार्क्स हैं? जे ने कहा, तुम उन्हें जो चाहो कह लो। मिचेल ने पूछा, नाहसू के साथ क्या किया उन्होंने? जे ने पूछा, क्या तुम उसका डेट चुकाने वाले हो? अगर हमने उसके साथ कुछ किया है तो तुम्हें शायद कुछ ऑर्गन्स बेचने पड़ेंगे, लेकिन अगर तुम ऑफर कर रहे हो तो हम मना नहीं करेंगे। मिचेल हंस पड़ा। उसने कहा, वो सारा पैसा चुका देगा। वो कहता रहा कि वो पहले भी पे करता रहा है, फिर ये सब अचानक क्यों? फिर उसने कहा, वो पे करेगा, इसलिए अभी नाहसू को बाहर लाओ। लेकिन जे ने कहा, वो यहाँ नहीं है। जे बोला, वो खुद भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा, उनके बॉस का डेट कलेक्ट करने में बड़ा नाम है, लेकिन उसे वापस करने में नहीं, इसलिए वो उसे वार्निंग देता है कि वो उनसे उसे सौंपने की डिमांड न करे। अगर वो सच में उसकी वाइफ है तो उसे जल्दी ढूंढो, इससे पहले कि दूसरी साइड उसे ढूंढकर हमेशा के लिए ले जाए। ये सुनकर मिचेल पूरी तरह शॉक में रह गया। उधर शॉप के अंदर नाहसू अपना फोन देख रही थी। बायमोंटे का कोई रिप्लाई नहीं आया था। उसने सोचा शायद वो वेट करते करते सो गया होगा। उसे वो मोमेंट याद आया जब वो दोनों साथ सोए थे। उसके मन में ये भी आया कि वो आजकल पहले से ज्यादा मैच्योर लगने लगा है। उसे ऐसे सोते हुए देखकर भी वो अभी भी काफी यंग लगता है। उसे ध्यान से देखते हुए वो समझती है कि वो इतनी गहरी नींद में सो रहा है कि अगर कोई उसे उठाकर कहीं ले भी जाए तो शायद उसे पता भी नहीं चलेगा। उसके शांत चेहरे को देखते हुए उसके अंदर हल्की सी इमोशन उठती है। वो धीरे से उसके गाल और ठुड्डी को टिकल करती है। अभी के मोमेंट में वो सोचती है कि क्या उसने उस लड़के को थोड़ा ज्यादा बुली तो नहीं किया। उधर मिचेल मार खाकर और घायल हालत में लड़खड़ाते हुए किसी से टकरा जाता है। वो आदमी इरिटेटेड होकर कहता है, क्या उसे देखकर चलना नहीं आता? लेकिन जैसे ही वो मिचेल का गुस्से से भरा चेहरा देखता है, वो चुपचाप पीछे हट जाता है। इतना डर जाता है कि कुछ बोल भी नहीं पाता। बारिश गिर रही होती है और मिचेल बड़बड़ाते हुए उन आदमियों को गाली देता है जिन्हें वो डेट कलेक्टर्स समझ रहा है। उस बदकिस्मत घर में वो लोग किसी भी वैल्यूएबल चीज़ की तलाश में आए थे, बिना परमिशन के अंदर घुसाए और घर को उलट पुलट कर दिया। नैहू ने बड़ी मेहनत से घर साफ किया था, लेकिन उन्होंने हर चीज़ खंगाल दी और जगह को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, बिना किसी परवाह के। उसके दिमाग में एक इमेज आती है जहां बायमोंटे नैहू सू के साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये सोचकर वो दांत भींच लेता है और उस घुटन भरी फीलिंग को कोसता है जो लगातार उसके अंदर चिपकी हुई है। अब वहां सिर्फ बिखराव नहीं बचा है, वहां कुछ ऐसा रह गया है जो माफ नहीं किया जा सकता। मिचेल बार बार नैहू सू को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो मन ही मन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो कॉल उठा ले। वो बार बार रीडायल करता है, लेकिन हर बार कोई जवाब नहीं मिलता। कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पाती और लाइन अनअवेलेबल रहती है। ऑफिस के बाहर खड़ा मिचेल खुद को पूरी तरह हार चुका महसूस करता है। उसे लगता है कि वो यहाँ बिलोंग नहीं करता। उसकी सही जगह नैहू के साथ घर पर है, जहाँ उन्हें होना चाहिए। लेकिन जे की बातें उसके दिमाग में गूंजती रहती हैं। वो अब वहाँ नहीं रहती। फिर भी मिचेल खुद को समझाता है कि वो इवेंचुअली वापस आएगी। फिलहाल वो बस छिपी हुई है, और इसका मतलब है कि उसे ढूंढना होगा। लेकिन शुरुआत कहाँ से करे? तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जो मिचेल को बुलाती है। सीन बदलकर बाउम तेहा पर जाता है, जो नैहू सू के अपार्टमेंट में सो रहा है। जे ने उसका ध्यान रखा था और कहता है कि बाउम तेहा किसी के पीछे घूमता रहा, बारबेक्यू शॉप में पार्ट टाइम जॉब की और अब लोन शार्क बनने का नाटक भी कर रहा है। जे पूछता है क्या उसे ये सब मज़ेदार लगता है,
बियोमा पूछता है क्या उसे सच में लगता है कि वो एंजॉय कर रहा है। जे कहता है बिल्कुल नहीं। जे पूछता है आखिर उसका प्लान क्या है। वो कहता है अगर पेमेंट मिले तो वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को तैयार है, लेकिन उसे लगता है ये काम उम्मीद से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जे कहता है ये सिचुएशन थोड़ी आयरॉनिक है। बाउम तेहा के पास सारे विनिंग कार्ड्स हैं, फिर भी वो उन्हें बहुत ऑकवर्ड और स्लो तरीके से खेल रहा है। बाहर से देखने वालों को वो बस एक बदकिस्मत इंसान लगता है। ऊपर से दोनों के बीच एज गैप भी काफी बड़ा है। अगर नैहू के अंदर थोड़ी भी कॉन्शियंस है तो उसे खुद पीछे हट जाना चाहिए, और अगर वो आगे भी बढ़ते हैं तो भी बहुत सारे सीक्रेट्स छिपे हुए हैं जो देर सवेर सामने आ ही जाएंगे। वो छिपी हुई सच्चाई किसी के लिए वेपन बन सकती है और आखिरकार नैहू को ही पॉइजन कर देगी। पूरी रिलेशनशिप शुरू से ही टूटने के लिए बनी लगती है। जे कहता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैरिज का बॉन्ड सोचे से भी ज्यादा मजबूत होता है। उधर बाउम तेहा जाग रहा है और उसके दिमाग में भारी थॉट्स चल रहे हैं। उसे पहले लगता था ये रास्ता उसे सिर्फ खुशी तक ले जाएगा, लेकिन अब उसे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा क्रूअल है जितना उसने सोचा था। एक खास चेहरा देखते ही वो बेचैन हो जाता है। वो मान लेता है कि प्यार भी, जो कभी खिलता है, एक पल में खत्म हो सकता है। ये सोचकर वो एक फैसला करता है, उसे मार देना चाहिए। अगर वो उसे खत्म कर दे तो मिचेल के लिए नैहू से छीनने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। बाउम तेहा ने खुद को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इस बोझ से खुद को आज़ाद करने की इच्छा और ज्यादा बढ़ती जा रही है। कौन जाने नैहू के दिल में अभी भी मिचेल के लिए फीलिंग्स हों। बियामॉन्टे सोचता है मिचेल को इससे भी ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी। वो सोचता है अगर नैहू को पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। जैसा हमेशा होता है, शायद वो खुद से ज्यादा उसकी चिंता करेगी, और आखिर में दर्द नैहू को ही सहना पड़ेगा। ये सोचकर बियामॉन्टे तेहा का सीना दर्द से भर जाता है। उधर दूसरी जगह आरी को मिचेल मिल जाता है। वो घबराकर पूछती है वो अचानक गायब क्यों हो गया। वो पूछती है वो उसकी कॉल्स क्यों अवॉइड कर रहा है और अब उससे बात क्यों नहीं कर रहा। रोते हुए वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे इग्नोर ना करे, कम से कम कुछ तो जवाब दे। फिर वो उसके चेहरे पर चोट देखती है। वो घबरा जाती है और पूछती है क्या वो किसी फाइट में पड़ गया। उसके खून से भरे घाव देखकर वो रोने लगती है। वो पूछती है आखिर किसने उसके साथ ये किया। मिचेल चुप खड़ा रहता है, बिल्कुल हिले बिना। आरी की चिंता में उसे नैहू की छवि दिखाई देती है। बारिश लगातार गिरती रहती है। उधर नैहू अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी है। वो देखती है कि बाउम तेहा ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। उसकी शिफ्ट भी खत्म हो चुकी है। भारी बारिश वाली रात में उसे शक होने लगता है कि शायद वो पहले ही चला गया होगा। उसे एक पुरानी शाम याद आती है जब उसने बाउम तेहा को कॉल किया था। उसने पूछा था वो कहाँ है और यहाँ क्यों आया है। उसने मजाक में कहा था क्या वहाँ स्नो भी गिर रही है, और उसे वॉर्न किया था कि रोज यहाँ आना सही नहीं है। लेकिन बाउम तेहा ने मना कर दिया था। उसने कहा था उसे आने दो। अब नैहू सोचती है जिस बाउम तेहा को वो जानती है वो ऐसा कभी नहीं करता, तो आखिर उसके अंदर क्या बदल गया है। अचानक बेचैन होकर वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ती है। घर पहुंचते ही उसे हर तरफ फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। उसके अंदर पैनिक की लहर उठती है। वो घबराकर चारों तरफ देखने लगती है। वो बियामॉन्टे तेहा को पुकारने लगती है और तेजी से घर के अंदर भागती है। उधर मिचेल डर और चिंता से भरा हुआ आरी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आरी गुस्से में झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती है और उसे घूरती है। उसकी आवाज़ गुस्से से भरी होती है। वो कहती है उसे छोड़ दे। वो साफ कहती है कि वो अभी भी नाराज है। वो उन लोगों में से नहीं है जो बस उसे देखकर सब माफ कर दें। बिना कुछ बोले वो उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे गहराई से किस कर लेता है। किस लंबा चलता रहा, इंटेंस और बिना टूटे, जैसे वो बहुत समय से खुद को रोक कर बैठा था। उसके हाथ धीरे धीरे नीचे सरकने लगे और उसने हल्के से उसके कपड़ों के किनारे को नीचे से उठाया। आरी हाँफ उठी। सांस लेने के लिए स्ट्रगल करते हुए उसने उसे वाह कहा और फुसफुसाकर बोली कि वो सांस नहीं ले पा रही। वो थोड़ा रुक गया और थोड़ा पीछे हट गया। उसने अपनी उंगली उसके होठों पर रखी और उसे फर्मली कहा कि वो उसे ओआ कहकर ना बुलाए। वो चाहता था कि वो उसे कुंग मचो कहे। दोनों के चेहरे लाल हो गए। उनके बीच एक चार्ज्ड साइलेंस छा गया। हवा भारी हो गई और उनकी आंखों में डिजायर चमकने लगी। कोई भी नजर नहीं हटा रहा था। दोनों उसी पल में लॉक्ड थे जहां इंटीमेट टेंशन बहुत गहरी थी।
अगले सीन में एटमॉस्फेयर और ज्यादा इंटेंस हो गया। उनके शरीर बिना कपड़ों के थे और पैशन में उलझे हुए थे। आरी मुड़कर पेट के बल लेट गई, जबकि मंचो उसके ऊपर झुका हुआ था। उसके एल्बोज बेड पर टिके हुए थे और उसके पैर आरी के पैरों के बाहर थे। वो उसके अंदर था और गहराई से थ्रस्ट कर रहा था। उसका रिदम कठोर और लगातार था। दोनों जोर जोर से मौन कर रहे थे। उनकी आवाज़ों में ज़रूरत और रिलीज की झलक थी। जैसे जैसे टेंशन बढ़ी, मचो के दिमाग में विचार घूमने लगे। एक अजीब एंग्जाइटी उस पर छा गई जिसे वो हटा नहीं पा रहा था। वो खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि ये सब सिर्फ उसके दिमाग में है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहासू उसे बिट्रे करे। कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ भी करे, वो हमेशा वापस किंग मचो के पास आती है। कम से कम वो यही सच मानता था। आरी के मोन्स के बीच वो मचो का नाम पुकारती है, सांसों से भरी और ओवरवेल्म्ड। लेकिन उस मोमेंट में भी मचो का दिमाग उसके डर को छोड़ नहीं पा रहा था। क्या होगा अगर उस बास्टर्ड ने पहले मूव कर लिया हो? क्या होगा अगर उसने उसे अपने हाथों से छुआ हो? उसका शरीर इंस्टिंक्ट से मूव करता है और वो पोजीशन बदल देता है। वो आरी को उसकी पीठ के बल घुमा देता है और मिशनरी पोजीशन में फिर से उसके अंदर चला जाता है। फिर भी उसके दिमाग में सिर्फ जेसो ही चल रही थी। शायद वो कुछ होने से पहले ही बचकर निकल गई होगी। शायद वो लोग उसे पकड़ने से पहले ही वो निकल गई। ये पहली बार नहीं था जब डेट कलेक्टर्स उसके पीछे पड़े थे। सालों से वो उसे परेशान कर रहे थे और फिर भी वो हर बार बच निकलती थी। शायद इस बार भी ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन डर फिर भी बना रहा। अगर नहासू ने हार मान ली हो तो? अगर उसके दूर रहने के दौरान उसका दिल टूट गया हो? अगर वो पूरी तरह टूट और हार चुकी हो? उसके दिमाग में इमेजेस आने लगी, जेसू और टा की इंटीमेट सीन वाली कल्पना। उसने सोचा वो टा के सामने बिना कपड़ों के खड़ी है। ये सोचकर उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। अपनी इमोशंस को रोक नहीं पाकर उसने आरी को पकड़ लिया और उसे हाथों और घुटनों के बल घुमा दिया और पीछे से उसे और ज्यादा जोर से लेने लगा। उसके थ्रस्ट और ज्यादा हार्ड और रफ हो गए। आरी और जोर से मौन करने लगी। उसकी आवाज सेंसेशन से कांप रही थी। लेकिन मिच्चो का दिमाग अभी भी जेसू और टाह पर ही अटका हुआ था। वो अभी कहाँ होगी? उसे वो बिखरा हुआ कमरा याद आया, वो चीजें जो हर तरफ फेंकी हुई थीं, और टाह की आंखों में वो लुक जैसे उसे पहले ही मिल चुकी हो। उसी वक्त आरी फिर मौन के बीच चिल्लाई। उसने उससे रिक्वेस्ट की कि वो उसके अंदर ही फिनिश करे। उसकी आवाज़ लस्ट और फ्रस्ट्रेशन से भरी थी। नाक से हल्की आवाज़ निकालते हुए उसने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की। उसने उसे वार्निंग दी कि वो कभी भी उसके कॉल्स या मैसेजेस इग्नोर ना करे। उसने उसे इडियट भी कहा। उसका शरीर उसके नीचे कांप रहा था, लेकिन मिच्चो का दिमाग अभी भी अनईजी था। उसने अपने दांत भींच लिए और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके विचार रुक नहीं रहे थे। वो खुद को बार बार कहता रहा कि ये सब सिर्फ पैरानोया है। फिर भी एक सवाल उसे परेशान कर रहा था। क्या वो इसलिए अपसेट थी क्योंकि उसने टिया को मारा था? क्या उसे सच में इतना बुरा लगा था उसे चोट खाते देखकर? वो अंदर ही अंदर झुंझलाया। उसे लगा अब बस बहुत हो गया। सीन धीरे धीरे दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। जेसू ने टा को कसकर अपने सीने से लगा रखा था, जैसे वो किसी नाजुक बच्चे को पकड़कर बैठी हो। उसके इमोशंस उलझे हुए थे। चिंता, टेंशन और गुस्सा सब एक साथ बाहर आ रहे थे। उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। वो उसके एक्शन समझ नहीं पा रही थी। उसे पता था कि मचो कैसा इंसान है। टा को उससे पूरी तरह दूर रहना चाहिए था, लेकिन टा के दिमाग में विरोध की लहर उठी। वो उससे कैसे बच सकता था? मचो गुस्से से पागल हो रहा था और जेसू को वापस खींच कर ले जाना चाहता था। वो कॉन्फ्रंटेशन टालना नामुमकिन था। जेसू गुस्से में बोल उठी, क्या ट्याह को पता भी है कि मचो कितनी बार फाइट्स में पड़ता है? उसने बिना कुछ जाने इतना फियरलेस एक्ट क्यों किया? हर बार वही घायल हो जाता है। उस जैसे जेंटल इंसान को लड़ाई से आखिर क्या मिलेगा? डेहा अंदर ही अंदर मुस्कुराया। वो अभी भी सोचती है कि वो जेंटल है और कमज़ोर है। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो असल में कितना केपेबल है। वो उसके साथ प्ले करने लगा और डरने का नाटक किया। उसका कंधा अचानक कांपने लगा और उसने कांपती सांस छोड़ी, जैसे वो रोने को रोक रहा हो। जेसू के चेहरे पर तुरंत चिंता आ गई। उसने पूछा क्या वो रो रहा है और क्या उसे इतना दर्द हुआ? उससे छिपी हुई हल्की मुस्कान के साथ टा ने जवाब दिया कि हाँ, उसे दर्द हुआ। वो उसे अभी भी अपने पास पकड़े रही और उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देख नहीं पाई। उसने धीरे से कहा कि उसे दर्द इसलिए हुआ क्योंकि मचो अचानक उस पर चिल्लाने लगा था। वो डर गया था। ये सुनकर जेसू को गिल्ट महसूस हुआ। उसने खुद को ही ब्लेम किया। उसने प्रॉमिस किया कि अब ऐसा कुछ फिर कभी नहीं होगा। अब उसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी इंजरीज का इलाज करना था।
उसने कहा कि वो दवा लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वो उठी, टा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी कलाई थामकर उसे वापस खींच लिया। उसने धीरे से कहा कि दवा को भूल जाओ। उसे अपनी तरफ खींचते हुए वो झुका और उसके गर्दन पर हल्का सा किस कर दिया। वो हाँप उठी और बोली कि अगर सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो चोट का स्कार रह सकता है। उसकी आवाज़ में इरिटेशन और डिसबिलीफ मिला हुआ था। उसे डांटते हुए भी टे उसके साथ मजाक करने का मौका ढूंढ ही लेता है। वो उसे कहती है कि वो तो कुत्ते से भी बुरा है। एक प्लेफुल स्माइल के साथ टे ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे हल्के से नीचे धकेल दिया। वो उसके ऊपर झुक गया और धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला। उसने कहा कि कुत्ता होना भी राहत की बात है। उसे अभी भी दर्द हो रहा था। उसके होंठ फटे हुए थे और उसके मुंह के अंदर भी कट लगा था। वो थोड़ा और करीब आया और उससे कहा कि वो इसे लिक कर दे। जैसू उसके होंठों के घाव को लिक कर रही थी, जबकि टेहा ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद उसका लिकिंग रुक गया। टेहा ने पूछा, क्या वो खत्म हो गई? जैसू ने उसका हाथ अपनी कमर पर महसूस करते हुए कहा कि वो चाहे तो जारी रख सकता है। अगले सीन में दोनों बिना कपड़ों के थे, करीब थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों मौन कर रहे थे। जैसू अपने मन में सोच रही थी कि वो उस नाम को भूलना चाहती है और सिर्फ उसी के बारे में सोचना चाहती है। उधर MCHO अपने कमरे में अकेला बैठा था और खुद को पूरी तरह होपलेस महसूस कर रहा था। सीन फिर टेहा और जैसू पर लौटता है, जब उनका लव मेकिंग खत्म हो चुका होता है। दोनों अभी भी नेकेड थे। जैसू टा की गोद में बैठी थी और दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। सुबह के समय दोनों साथ बैठे थे। जैसू ने उससे कहा कि उसने ऑइंटमेंट आखिर सुबह ही लगाया। उसने कहा कि वो ध्यान रखे कि इसका स्कार ना रह जाए। उसने उसे याद दिलाया कि आज उसका काम भी है। उसने कहा कि वो कपड़े बदल ले और बाहर आ जाए ताकि वो दोनों साथ निकल सकें जब वो रेडी हो जाए। टेहा ने जवाब दिया कि वो यहीं रह सकती है। जैसू ने पूछा क्या उसे लगता है कि वो कोई पर्वर्ट है जो उसे कपड़े बदलते हुए देखेगी। टेहा ने टीजिंग करते हुए कहा कि उसे तो ऐसा लगता है कि उसे ये पसंद है। जैसू ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन टेहा को लगता रहा कि उसे सच में पसंद है। पुराने दिनों की यादें उसके दिमाग में चमक गईं। फिर उसने स्मर्ट के साथ कहा कि वो बाहर वेट करेगा। डिया ने अपना फॉर्मल शर्ट पहन लिया, लेकिन टाई बांधते समय उसे थोड़ी दिक्कत हुई। जैसू उसके पास आई और पूछा क्या वो हो गया। टेहा ने कहा कि लगभग हो गया है, लेकिन वो थोड़ा क्लमजी है, इसलिए उसने उससे हेल्प करने को कहा। जैसू ने पूछा क्या नेकटाई पहनना उसके लिए मुश्किल है और सोचा कि वो पहले कैसे मैनेज करता था। टेहा ने कहा कि वो बस किसी से रिक्वेस्ट कर देता था जो उसके लिए ये कर दे। जैसू ने सोचा कि वो किससे कहा करता था, शायद कोई बहुत क्लोज इंसान होगा। फिर उसने कहा कि वो हेल्प कर देगी और उससे थोड़ा झुकने को कहा क्योंकि वो उससे काफी लंबा है। टेहा झुक गया और हेसू उसकी टाई बांधने लगी। टेहा ने कहा कि वो दोनों एक मैरिड कपल जैसे लग रहे हैं। हेसू ने पूछा उसका मतलब क्या है। टेहा ने फिर कहा कि वो दोनों एक मैरिड कपल जैसे दिखते हैं। हेसू ने मना किया और कहा कि वो ऐसा ना कहे, लेकिन टेहा बार बार मैरिड कपल बोलता रहा। फिर टेहा ने कहा कि वो उसकी टाई थोड़ा और टाइट कर दे। जैसू ने कहा कि मैरिज एक रियलिटी होती है और जब उसे सही इंसान मिलेगा तब वो कपल बन जाएगा। उसने कहा कि वो उसके लिए चीयर करेगी। टेहा को लगा वो झूठ बोल रही है। कल रात वही उसके घाव चाट रही थी और आज सुबह उसके होंठ उसका दिल तोड़ रहे थे। उसे ये इरिटेटिंग होते हुए भी काफी प्यारा लगा। बाद में टेहा अपने ऑफिस चला गया। उसके असिस्टेंट ने उसे उसकी अगली मीटिंग के बारे में बताया और उसने सिर हिलाकर जवाब दिया। उसकी असिस्टेंट उसे लगातार देखती रही। उसे ये थोड़ा अजीब लगा। हालांकि उनका एग्जिस्टेंस हमेशा थोड़ा अलग था, लेकिन उसने कभी ऐसा शो नहीं किया। उसने उसके घाव को नोटिस किया, जिसकी वजह से ऑफिस में सब लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। किसी वजह से उसके चेहरे पर खुशी जैसी एक्सप्रेशन थी और फिर वो यूजुअल से ज्यादा डिस्टेंस बनाकर चल रहा था। पीछे से टेहा का भाई आया और असिस्टेंट से पूछा कि वो उसे इतनी देर से क्यों घूर रही है। वो घबरा गई। उसने उसे गुड मॉर्निंग कहा और बोला कि उनकी सेक्रेटरी ओवरऑल अच्छी है, लेकिन उसका परफ्यूम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसने सोचा वो इतना परफ्यूम लगाकर आखिर किसे इम्प्रेस करना चाहती है। उसने टेहा के कंधे पर हाथ रखा और पूछा क्या उसके पास कोई नहीं है जो नाराज हो जाए अगर वो ऐसे भीगा हुआ घूमे। मिस टेहा ने कुछ नहीं कहा और वहां से चल दिया। उसका भाई कंप्लेन करने लगा कि अब तो वो जवाब भी नहीं देता। उसे लगा कि टेहा का इतना रफ हालत में दिखना थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। उसने सोचा क्या वो किसी लव ट्रायंगल में फंस गया है और किसी मैरिड वुमन के पीछे पड़ा है।
फिर उसने किसी से कहा कि उसे किसी को ढूंढना है। उस आदमी ने पूछा किसे? उसने जवाब दिया कि वो उसके भाई की गर्लफ्रेंड है। उस आदमी ने पूछा वो किसके बारे में बात कर रहा है और इतना रिएक्शन क्यों दे रहा है। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसने कभी नहीं सोचा था कि सेकंड यंग मास्टर भी किसी को देख रहा होगा। आदमी ने भी सहमति जताई कि उसे भी यकीन नहीं हो रहा। उसने टेढ़ा की आंखों को नोटिस किया और हाल में उसे उनसे घिन सी महसूस होने लगी। उसे लगा उसका प्यारा छोटा भाई अपने बड़े भाई को किसी फैमिली के पालतू कुत्ते की तरह ट्रीट करता है। इसलिए उसने तय किया कि वो उस लड़की को हर हाल में ढूंढेगा। उसे जानना था कि आखिर वो कैसी लड़की है। उसने अपने भाई के बारे में ठंडे कॉन्फिडेंस के साथ बात की। उसकी आवाज में एक भारीपन था। उसे लगता था कि अपने भाई के ट्विस्टेड नेचर को जानते हुए वो औरत शायद कहीं छिपा कर रखी गई होगी। शायद रस्सियों से बांधकर किसी ऐसी जगह रखा गया हो जहां वो उसे अकेले में रख सके। उसके दिमाग में विचार आया कि उसे कहां से खोज शुरू करनी चाहिए ताकि कोई ऐसा सुराग मिले जो उसे सच के करीब ले जाए। पास खड़ा एक आदमी थोड़ा हिचकिचाया। उसने पूछा, क्या इतने एक्सट्रीम कदम उठाना सच में जरूरी है? उसने सुझाव दिया कि बेहतर होगा किसी को क्वाइटली यंग मास्टर पर नजर रखने के लिए लगा दिया जाए। टिहाई ने हल्की सी अम्यूज्ड हंसी छोड़ी। उसका एक्सप्रेशन तेज और शार्प था। उसने कहा कि वो आदमी सच में नहीं समझता कि उसका भाई अंदर से कितना डिस्टर्ब्ड है, भले ही दुनिया के सामने वो एक पॉलिश जेंटलमैन की इमेज दिखाता हो। उस इमेज के नीचे वो अभी भी बहुत सस्पिशियस और अनप्रिडिक्टेबल है। टिहाई ने सोचा कि शायद उसके आसपास की एंडलेस फ्लैटरी ने उसे ऐसा बना दिया है जिससे उसकी इंस्टिंक्ट्स और भी तेज हो गई हैं, लगभग इंसान से ज्यादा किसी एनिमल जैसी। उसने वार्निंग दी कि अगर कोई भी बेवकूफ़ी करके उसके भाई पर स्पाइंग करते पकड़ा गया तो उसे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे जिनकी जिम्मेदारी वो नहीं ले पाएगा। टिहाई ने हल्की चकल के साथ टॉपिक बदल दिया। उसने समझाया कि इन्फॉर्मेशन बहुत सावधानी से निकालनी पड़ती है, ऐसी जगहों से जहां उसके भाई की नज़र नहीं पहुंचती। फिलहाल सबसे अच्छा यही है कि ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए, उसके एक्शंस को देखा जाए और उन्हीं से आंसर्स जोड़कर समझे जाएं। सीन धीरे धीरे टी के ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है। वहां एक चश्मा पहनी हुई वुमन चुपचाप बैठी थी और उसकी नज़रें टी पर टिकी हुई थी। असल में वो स्पेस जी का था, लेकिन जब वो वुमन वहां आई तो उसका ध्यान बार बार टी की तरफ चला जाता था। उसकी नज़र उससे ज्यादा देर तक टिकी जाती थी जितना उसे खुद भी एहसास नहीं था। तभी पीछे से दूसरी वुमन आई और उसे अचानक डरा दिया। वो धीरे से बोली कि वो सच में डर गई थी। नई आई वुमन ने हल्के मजाक में पूछा, क्या वो उसे कुछ ज्यादा ही ध्यान से घूर रही थी? चश्मा पहनी वुमन ने माना कि दूर से भी उसे देखते हुए एक अजीब सेटिस्फैक्शन महसूस होती है। उसने कहा कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि वो टाइहा जैसे आदमी के साथ एक ही रूम में हो। ये ख्याल उसे ऑलमोस्ट अनरियल लगता था। वो सोचने लगी, क्या कोई जॉब सच में इतना अट्रैक्शन रख सकती है? उसने एडमिट किया कि उसका माइंड थोड़ा स्कैटर्ड हो गया है, जैसे उसका कंपोजर ही खो गया हो। अब वो बस जल्दी से काम शुरू करना चाहती थी। उसकी फ्रेंड हंस पड़ी और उसकी बातों को अम्यूजिंग और लाइट हार्टेड समझने लगी। वो फिर टी की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि क्या ये रेयर अपॉर्चुनिटी किसी हेवन की गिफ्ट है। उसके दिमाग में एक स्कैंडलस थॉट आया कि अगर किसी यंग जेंटलमैन के साथ अफेयर हो जाए तो। फिर उसने खुद ही माना कि ये ख्याल थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन शायद यही वजह थी कि वो उसकी तरफ इतनी फैसिनेटेड थी। वो सोचने लगी कि जब लव किसी बिजनेस टेबल से जुड़ जाता है तो उसमें असली रोमांस बहुत कम रह जाता है। ऐसे रिलेशनशिप्स बनते भी हैं तो अक्सर सबको अंदर से खाली छोड़ देते हैं। लोग एक्सपेक्टेशंस के बोझ से दब जाते हैं। उसने सोचा कि टी जैसा आदमी शायद कई विमेन के साथ फ्रीली टाइम बिताता होगा, लेकिन शादी के समय वो शायद किसी दूसरे चेबल फैमिली की डॉटर को ही चूज करेगा। उनकी बात धीरे धीरे चेयरमैन की वाइफ की तरफ मुड़ गई। चश्मा पहनी वुमन ने पूछा, क्या वो पीसी की डायरेक्टर की बात कर रही है? उसकी फ्रेंड हल्का सा हंसी और बोली, हाँ वही। उसने कहा कि सच्चाई कभी कभी काफी डरावनी होती है। चेयरमैन की वाइफ की एक छोटी सी इमेज उनके दिमाग में आई। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर बैच इतनी पावर होने के बाद भी कभी कभी नैगिंग मदर इन लॉ जैसी लगती है। चश्मा पहनी वुमन ने कहा कि वो भी कभी वो फीलिंग एक्सपीरियंस करना चाहती है जिसे लोग लव ऑफ द सेंचुरी कहते हैं, ऐसा पैशन जो अभी तक उसकी लाइफ में नहीं आया। उसने कहा कि वो स्टेज अभी नहीं आया, लेकिन वो इमेजिन कर सकती है। उसने कहा कि टाइहू जैसे लुक्स और पावरफुल बैकग्राउंड वाले आदमी के लिए विमेन का अट्रैक्ट होना बहुत आसान है। लड़कियां तो खुद उस पर फिदा हो जाएंगी। उसकी लाइफ शायद बहुत एफर्टलेस लगती होगी। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए तो भी वो कभी सिर नहीं झुकाएगा, क्योंकि ऐसे मेन खुद को बहुत हाई वैल्यू देते हैं।
वो एक बात को लेकर श्योर थी, जो भी वुमन उसके साथ रिलेशनशिप में जाएगी उसे बहुत सफरिंग झेलनी पड़ेगी। उधर टी खुद उन सब आइडल जैसी बातों से दूर एक सॉफ्ट और वल्नरेबल साइड दिखाता है। उसने जीसू को मैसेज भेजा। उसने एक प्लेफुल क्राइंग स्टिकर भेजा और लिखा कि उसे उसकी बहुत याद आ रही है। जीसू ने रिप्लाई किया कि वो अपने पार्ट टाइम जॉब में बिजी है। उसकी टोन कैजुअल थी। टी ने एडमिट किया कि वो अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पा रहा। जीसू ने जेंटली उसे याद दिलाया कि जब उसे अपनी अर्निंग मिलती है तो उसे मेहनत से काम करना चाहिए और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुनकर टी को अचानक एक पुरानी मेमोरी याद आई। वही मोमेंट जब उसने उससे कहा था कि वो सही इंसान ढूंढे और शादी कर ले, और उसने उसे एडवांस में कंग्रेचुलेशंस भी दी थी। उसकी वो सीधी और कठोर बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी। फिर भी उन शब्दों के बावजूद उसका दिल उसे और कसकर पकड़ लेना चाहता था। वो उसे इतना कसकर पकड़ना चाहता था कि वो फीलिंग ऑलमोस्ट सफोकेटिंग हो जाए। उसे बस उसकी एक्नॉलेजमेंट और ब्लेसिंग फिर से सुननी थी। इसी इमोशन में उसने उसे एक और मैसेज भेजा। उसने प्रॉमिस किया कि वो अगले दिन उसे मिलने आएगा। जीसू ने रिप्लाई किया कि वो अपना वादा जरूर निभाएगा। रात बढ़ती गई और टी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रही। उसे दुनिया में किसी और की नहीं, सिर्फ उसकी जरूरत है। सीन बदलकर एक शांत फ्लावर शॉप में जाता है। वहां एक यंग वुमन जो जीसू के साथ पार्ट टाइम काम करती थी, बाहर बुके लेकर खड़ी थी। स्प्रिंग की हवा चल रही थी, लेकिन मौसम की हल्की ठंड अभी भी महसूस हो रही थी। वो सोच रही थी कि इस साल भी वो चेरी ब्लॉसम्स अकेले ही देखेगी। जब वो शॉप के अंदर आई तो उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो अभी अभी अंदर आया था। उसका अपीयरेंस थोड़ा अलग लग रहा था। उसका ऑरा बाकी लोगों से अलग था, जिससे वो थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था। उसे लगा कि वो कस्टमर जैसा नहीं दिखता। वो आदमी उसके पास आया और अंदर की एक वुमन के बारे में बात की। लड़की एक पल के लिए रुक गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो जीसू के बारे में ही बोल रहा है। उसने खुद को संभाला और फर्मली कहा कि अगर उसे वो पर्सन सच में पसंद है तो उसे एक्शन लेना चाहिए। कम से कम फ्लावर्स खरीदकर उससे कांटेक्ट पूछना चाहिए। फिर उसने साफ कहा कि जीसू का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और उसे वहां से चले जाने को कहा। वो आदमी उसकी बात सुनकर स्टन्ड रह गया और कुछ जवाब नहीं दे पाया। लड़की मुड़ी और वापस शॉप के अंदर चली गई। अंदर जाते हुए वो खुद से बड़बड़ाने लगी कि ये इनकाउंटर सच में थोड़ा अनसेटलिंग था। उसकी नज़र जीसू की तरफ गई जब वो सोच रही थी कि जो हुआ था उसे बताए या नहीं। वो थोड़ी हिचकिचाई, सोचते हुए कि शायद उसने पहले ही उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया है, लेकिन अंदर की अनईजीनेस अभी भी बनी हुई थी। जीसू से बात करना अभी भी उसे अनकंफर्टेबल लगता था। फिर भी उसने सोचा कि अगर वो आदमी अचानक फिर से वापस आ गया तो जीसू को वार्न करना बेहतर होगा। वो उसके पास जाने ही वाली थी कि तभी एक दूसरी औरत जीसू से बात करने लगी। उसने जीसू की अपीयरेंस की तारीफ की। उसने कहा कि हाल ही में जीसू बहुत रेडिएंट लग रही है। वो अक्सर अब ब्राइटर क्लोथ्स पहनने लगी थी। औरत ने क्यूरियस होकर पूछा कि उसने ये कपड़े कहाँ से खरीदे। जीसू ने जवाब दिया कि ये उसे गिफ्ट में मिले हैं। औरत ने आगे पूछ लिया कि क्या कोट भी किसी ने गिफ्ट किया है। उसके सवाल में हल्का सा हिंट था कि क्या इसमें कोई आदमी इन्वॉल्व्ड है। जब जीसू थोड़ा अनश्योर लगी तो औरत ने कहा कि शायद कोई आदमी नहीं होगा। उसने कहा कि जीसू का पहले से ही सुंदर चेहरा अब और भी खिल गया है, जैसे उसके आसपास उसकी केयर करने वाले बहुत लोग हों। औरत ने मन ही मन सोचा कि जीसू की लाइफ तो काफ़ी फुल लगती है। एक हस्बैंड है, एक यंगर लवर भी है, और उसकी केपेबल नेचर के कारण वो हमेशा अपने दम पर मैनेज कर लेगी। उसने तो ये भी सोचा कि शायद उसे भी ऐसा ही आउटफिट खरीद लेना चाहिए। उस औरत ने फिर से जीसू के कपड़ों की तारीफ की, लेकिन साथ ही उसे वार्न भी किया कि अगर वो ऐसे गिफ्ट्स एक्सेप्ट करेगी तो एक दिन उसे रिटर्न भी करना पड़ेगा। जिसने भी ये गिफ्ट्स दिए हैं, खासकर अगर वो यंगर है, तो सिर्फ गिफ्ट्स लेना लोगों को गलत भी लग सकता है। जीसू ने धीरे से सहमति में सिर हिलाया। उसने सोचा कि शायद ये बात सही है। उसके थॉट्स धीरे धीरे भटकने लगे। उसे अपने ही शब्द याद आए कि उसे अपने डेट्स ज़रूर चुकाने हैं। उसने खुद को याद दिलाया कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो सब कुछ रीपे करेगी और कभी नहीं भूलेगी। हालांकि उसकी चिंताओं ने उसे कुछ समय के लिए ये सब भुला दिया था। वो उस रेजिस्टेंस के बारे में सोचने लगी जो वो महसूस करती थी। वो कोशिश करती थी कि ऐसे सिंपल गिफ्ट्स की आदत उसे न पड़ जाए। उसके लिए ये चीज़ें लव नहीं थी, ये सिर्फ ऑफरिंग्स थी।
भले ही अभी ये चीज़ें उसकी हो गई हों, लेकिन एक दिन ये सब रेत के कणों की तरह बिखर जाएंगी। उसका मन फिर भटक गया। वो सोचने लगी कि उसे अपने लिए किस तरह के कपड़े खरीदने चाहिए। उसकी फिगर पहले से ही अच्छी थी, फिर भी वो सोच रही थी कि टिया उसे किस तरह के कपड़ों में देखना पसंद करता है। उसे याद आया कि ये सब बहुत छोटी और मामूली सी बात से शुरू हुआ था, एक ऐसी चीज से जो उस समय इनसिग्निफिकेंट लगी थी, लेकिन वहीं से प्रेजुडिस बनने लगा और उसके बाद एक हल्की सी दरार रह गई। उसे याद आया कि टियास हमेशा अलग तरह से कपड़े पहनता था, उसकी अपीयरेंस लगातार बदलती रहती थी। उस उम्र में जहाँ ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, वो इन पर काफ़ी फोकस्ड रहता था। उसे ये भी याद आया कि अब उसके पास जॉब भी है। इसे जीसू को लगा कि शायद वो खुद पर प्रेशर डाल रहा है, महंगी चीज़ें खरीद कर एक सर्टेन इमेज मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो अक्सर कंप्लेन करता था कि उसे काम करना पसंद नहीं है, फिर भी उसका ध्यान हमेशा जीसू पर ही रहता था। वो अभी भी उसके आसपास ही बना रहता था। जीसू को अचानक एहसास हुआ कि वो असल में नहीं जानती कि टिया क्या कर रहा है। उसके मन में अचानक एक डाउट पैदा हुआ, जैसे ये कोई अनअवॉइडेबल चीज़ हो। जितना वो उसे पसंद करता हुआ दिखता था, उतना ही वो उसकी लाइफ में गहराई तक घुसता जा रहा था, और इससे जीसू और भी कंफ्यूज हो रही थी। उस पल से उसकी अपनी सैडनेस भी जैसे उसकी प्रेजेंस के नीचे छिपने लगी। सस्पिशन धीरे धीरे उसके मन में जड़ पकड़ने लगा। उसके बारे में सब कुछ अब रहस्यमय लगने लगा, जैसे किसी अजीब और शांत टेंशन में लिपटा हुआ हो। ये सब मिस्टीरियस, अनसेटलिंग और सस्पिशियस महसूस होने लगा। उसके दिमाग में बॉम्बाया की इमेज अब कंफर्ट जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि एक शैडो की तरह जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। तभी जीसू को एक दोस्त का कॉल आया, लेकिन उस दोस्त ने बताया कि उन्होंने पहले ही एक नया पार्ट टाइमर हायर कर लिया है और उसे उनसे पहले कांटेक्ट करना चाहिए था। दोस्त का कैजुअल टोन सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप रह गई। उन शब्दों की चुभन उसके अंदर रह गई। फोन रखने से पहले दोस्त ने हल्के से कहा कि उन्हें उसकी याद आती है। फिर कॉल खत्म हो गया। जीसू ने खुद को संभाला। उसने खुद से कहा कि वो सच में ठीक है। वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट को छुपाने की कोशिश कर रही थी, और उसने पोलाइटली कहा कि अगर फ्यूचर में कोई पोजीशन खाली हो तो उसे ज़रूर इन्फॉर्म किया जाए। कॉल खत्म होने के बाद वो सोच में डूब गई। वो सोचने लगी कि आखिर उसने अपनी पिछली जॉब क्यों छोड़ी थी। उसे लगा था कि जॉब छोड़ने से उसे थोड़ा सांस लेने का मौका मिलेगा, उसे थोड़ी रेस्ट और स्पेस मिल जाएगी। लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत लाइफ ने जल्दी ही करवट ले ली। अब वो फिर से इनकम के लिए परेशान हो रही थी। उसे अपनी ग्रैंडमदर के जेंटल वर्ड्स याद आए। उन्होंने गर्व से कहा था कि वो अपनी उम्र के ज्यादातर लोगों से ज्यादा मेहनत करती है। जीसू जानती थी कि ये बात सच है, लेकिन रियलिटी उससे कहीं ज्यादा कठोर थी। वो पहले से ही एक ऐसे घर में रह रही थी जिसका रेंट मार्केट रेट से कम था। फिर भी अगर उसे कहीं और शिफ्ट होना पड़े तो उसके फाइनेंसेस पर और प्रेशर पड़ेगा। उसकी टाइटली पैक्ड डेली रूटीन ने उसे थका दिया था। उसकी बची हुई एनर्जी और यूथ जैसे धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वो खुद को हॉलो और एग्जॉस्टेड महसूस कर रही थी। उसने खुद को याद दिलाया कि वो आमतौर पर दूसरों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करती, वो कभी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा सैक्रिफाइस नहीं करती। लेकिन अब कोंग मेंचो का अचानक उसकी लाइफ में आ जाने से सब बदल गया था। उसे उस घर से निकलना पड़ रहा था जहां वो रह रही थी। भले ही ये डिसीजन उसके लिए कॉस्टली हो, और भले ही वो किसी और की वजह से ऐसा कर रही हो। उसके डिसीजंस और फ्यूचर को लेकर अभी भी बहुत अनसर्टेनिटी थी। लेकिन एक बात उसे अंदर से पता थी, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और वो एक अच्छी इंसान है। भले ही कभी कभी दुनिया का बोझ उसे इस बात पर डाउट करने पर मजबूर कर देता हो। उसकी ग्रैंडमदर की इमेजिन्ड आवाज़ ने उसे कुछ पल के लिए कंफर्ट दिया, जैसे वो वादा कर रही हो कि जब वे फिर मिलेंगे तो उसे एक गिफ्ट मिलेगा और उससे उसके नए वर्कप्लेस के बारे में पूछा जाएगा, जैसे ये याद दिलाने के लिए कि कोई अब भी उसकी परवाह करता है। उस दिन बाद में जेसू एक छोटी क्लोथिंग शॉप में गई। हवा में कपड़ों और हल्की कलोन की खुशबू फैली हुई थी। वो काउंटर की तरफ बढ़ी। दुकान की ओनर एक कॉन्फिडेंट औरत थी जिसकी नज़र काफ़ी शार्प थी। उसने तुरंत बात शुरू कर दी। उसने पूछा कि क्या ये परचेज उसके लिए है, किसी फ्रेंड के लिए, या शायद किसी मैन के लिए। जेसू एक पल के लिए रुक गई। फिर उसने माना कि ये एक आदमी के लिए है, कोई ऐसा जिसे वो प्रेजेंट देना चाहती थी। ये बात उसके मुंह से थोड़ी अजीब लगी। उसे सिर्फ एक गाय कहकर रेफर करना ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन टेक्निकली वो सही भी था।
उसने अपनी अनसर्टेनिटी एडमिट की और ओनर से एडवाइस मांगी। उसने खुलकर कहा कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या खरीदना चाहिए। शॉप ओनर, जो इस इलाके में सालों से दुकान चला रही थी, तुरंत सिचुएशन को संभालने लगी। उसने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए, जैसे उस आदमी की बॉडी बिल्ड और स्टाइल कैसी है। जेसू ने उसे ध्यान से डिस्क्राइब किया। उसने बताया कि वो बहुत लंबा है, कम से कम 6'3", शायद 6'4" या उससे भी लंबा। जब उसकी फिजिक की बात आई तो वो थोड़ी हिचकिचाई। उसने ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स देने से बचने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ बताया कि उसे डार्क क्लोथ्स पसंद हैं, ज़्यादातर ब्लैक या ग्रे। फिर उसने जैसे कैजुअली कहा कि शायद लाइटर कलर्स भी उस पर अच्छे लगेंगे, हालांकि वो रेयरली ऐसे कलर्स पहनता है। शॉप ओनर ने सिर्फ जेसू की वेग डिस्क्रिप्शन के आधार पर अपने दिमाग में उसकी इमेज बना ली, हालांकि वो इमेजिन्ड फिगर बाउंड टाहा से बिल्कुल अलग था। फिर भी उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जेसू को रीअश्योर किया। उसने कहा कि वो ऐसे लोगों के लिए क्लोथ सिलेक्ट करने में एक्सपर्ट है। उसने एक पीस ऑफ क्लोथिंग दिखाया और कहा कि ये परफेक्ट गिफ्ट होगा। उसने अपनी डेकेड्स के एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया और ये भी कहा कि हाल ही में किसी ने ऐसा ही आइटम खरीदा था जो करंट ट्रेंड्स के हिसाब से बिल्कुल सही है। जेसू ने रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लिया, हालांकि उसके अंदर थोड़ी अनईजीनेस अब भी थी। उसने नीटली पैक्ड गिफ्ट अपने हाथ में पकड़ लिया और अपने डिसीजन के बारे में सोचती रही। उसने थोड़ी देर के लिए उस दूसरे स्टाइल के बारे में भी सोचा जो ओनर ने सजेस्ट किया था। वो सोच रही थी कि शायद वो उस पर बेहतर लगे। लेकिन आखिरकार उसने परचेज फाइनलाइज किया और शॉप से बाहर निकल गई। घर जाते समय उसके थॉट्स उलझे हुए थे। अनसर्टेनिटी और हल्की एंटिसिपेशन दोनों उसके मन में चल रही थीं। उसी समय एक दूसरी जगह पर, एक शांत और डिमली लिट स्ट्रीट पर, एक मास्क्ड मैन एक यंग वुमन के पास आया। उसने उसे आवाज़ दी, जिससे वो चौंक गई। वो सावधानी से पीछे मुड़ी, तभी उस आदमी ने खुद को ड्रीमी एंटरटेनमेंट से बताया। ये नाम सुनते ही वो शॉक में सख्त हो गई। एक पल के लिए उसके मन में आया कि शायद वो डेब्यू करने वाली है, लेकिन उस आदमी ने जल्दी ही ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दी। उसने कहा कि बात उसके बारे में नहीं है। उसने बे की फोटो दिखाई और पूछा कि क्या वो उसे पहचानती है। उसने समझाया कि शायद उन्होंने साथ में क्लास ली होगी। लड़की थोड़ी हिचकिचाई। उसने कहा कि वो उसे पर्सनली नहीं जानती, लेकिन पास खड़ी एक दूसरी लड़की ने ये सुन लिया और उसने तुरंत पहचान लिया। वे दोनों अपनी शेयर्ड इलेक्ट्रिकल क्लास के बारे में याद करने लगी। उन्होंने बताया कि वो बहुत लंबा स्टूडेंट था, जिसके बारे में लगभग हर कोई जानता था। वो उसकी यूनिक ऑरा की बात करने लगी और अंदाज़ा लगाने लगी कि शायद वो एक्टर के रूप में डेब्यू की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसके आसपास एक मिस्टीरियस अटेंशन था। उस आदमी ने फिर अपने सवाल का असली रीज़न बताया। उसने कहा कि वे ताहा के पास्ट के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। उन्हें ये जानना था कि क्या कभी कोई सीरियस इंसिडेंट हुआ था जो उसके डेब्यू के बाद उसके करियर को नुकसान पहुंचा सकता हो, जैसे विमेन से जुड़े इश्यूज, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स, स्कैंडल्स या कोई कंट्रोवर्सी। एक लड़की ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसने कहा कि हर कोई उसके बारे में जानता था, लेकिन असल में कोई भी उसे सच में नहीं जानता था। वो कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा गया था और उसके बारे में कभी कोई रूमर भी नहीं था। वो अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत प्राइवेट रखता था। तभी ये सामने आया कि सवाल पूछने वाला आदमी असल में ताहा का बड़ा भाई तेयाही था। सवाल खत्म करने के बाद तेयाही थोड़ा दूर चला गया। उसने सिगरेट का एक लंबा ड्रैग लिया और मिली हुई कम इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचने लगा। उसका बॉडीगार्ड पास खड़ा था। उसने पूछा कि क्या उन्हें ताहा के पास्ट में और डीपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तेहाई ने थके हुए टोन में इस आइडिया को डिसमिस कर दिया। उसने कहा कि ये बेकार की कोशिश होगी। अगर तेया ऐसा इंसान होता जो कंट्रोवर्सी अट्रैक्ट करता, चाहे यूनिवर्सिटी में या हाई स्कूल में, तो अब तक कुछ ना कुछ सामने आ ही गया होता। उसने फैसला किया कि आगे कोशिश करना टाइम वेस्ट होगा और उसने अटेंशन कहीं और शिफ्ट करने का निर्णय लिया। इस तरह उसके छोटे भाई का पास्ट अब भी मिस्ट्री में ही रहा। दूसरी तरफ जेसू घर लौटते समय रुक गई। उसकी नज़र एक फ्रूट स्टॉल पर पड़ी। ताज़े फलों के ब्राइट कलर्स और उनकी खुशबू उसे अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन प्राइस टैग्स देखकर वो तुरंत रियलिटी में लौट आई। उसने खुद को याद दिलाया कि उसे कंट्रोल रखना होगा। अब हर पेनी इंपॉर्टेंट है। अगर उसे जल्दी मूव आउट करना है तो जितना हो सके उतना सेव करना होगा। फिर भी उसके दिल में एक अजीब अनईजीनेस थी। चाहे वो कितनी भी बार इधर उधर देखती, उसे लगता था कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है, जैसे किसी की नज़र लगातार उसका पीछा कर रही है। उस फीलिंग ने उसे अपना बैग और कसकर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी।
उसने जल्दी से पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और तिया को मैसेज भेजा। उसने उससे कहा कि वो जितनी जल्दी हो सके उसकी लोकेशन पर आ जाए। उसने खुद से कहा कि पहला स्टेप घर की तरफ वापस जाना है। उसे उम्मीद थी कि शायद रास्ते में ही वो उससे मिल जाएगा, लेकिन चलते हुए भी उसे पीछे फुटस्टेप्स की शैडो महसूस हो रही थी। उसने हल्के से पीछे मुड़कर देखा और वही कंफर्म हो गया जिससे वो डर रही थी। वही आदमी उसका पीछा कर रहा था, जिसकी प्रेजेंस उसने पहले महसूस की थी। उसकी चाल स्टेडी थी और उसकी नज़र लगातार उसी पर टिकी हुई थी। उसके दिमाग में तेज़ी से थॉट्स दौड़ने लगे। वो अपने ऑप्शंस के बारे में सोचने लगी। अगर वो इस रास्ते पर आगे जाती तो सड़कें और डार्क हो जाती, इलाका और ज़्यादा क्वाइट हो जाता और मदद और भी दूर हो जाती। लेकिन तभी जल्दी जल्दी आते कदमों की आवाज़ पास आने लगी। वो आदमी सीधे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उनके बीच की दूरी कम होती जा रही थी। उसने एक बिजनेस कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया और लगभग उसे उसके सामने ला दिया। उसने कॉन्फिडेंट टोन में कहा कि वो एक रिप्यूटेड कंपनी में काम करता है, एक बड़ी कॉर्पोरेशन जिसे वो ज़रूर पहचानती होगी। उसने उससे कहा कि वो उसे अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दे। उसने इंसिस्ट किया कि ऐसे ही एक मैन और वुमन एक दूसरे को जानने लगते हैं। जीसू चुप रही। उसके होंठ कसकर बंद थे और वो बिना जवाब दिए आगे चलती रही। उस आदमी का टोन अचानक बदल गया। अब उसकी आवाज़ शार्प और मॉकिंग हो गई। उसने उसे एरोगेंट कहा, सिर्फ इसलिए कि किसी ने उसे प्रिटी कहा था। उसने ताना मारा कि वो इतनी यंग भी नहीं लगती और पूछा कि वो इतनी सिलेक्टिव क्यों बन रही है। अचानक उसका हाथ आगे बढ़ा और उसने बिना परमिशन उसके रिस्ट को पकड़ लिया। उसकी पकड़ कड़ी हो गई और उसने उसका रास्ता रोक दिया। जीसू के थॉट्स तेजी से घूमने लगे और इंस्टिंक्टिवली उसके दिमाग में ताहा का नाम आया। उसे उसकी काम और स्लो आवाज़ याद आई जो उनके मिलने के दिन से उसके दिमाग में रह गई थी। उसे विश्वास था कि चाहे उसकी रिक्वेस्ट्स कितनी भी अनरीजनेबल रही हों और चाहे वो खुद कितनी भी हेजिटेट करती रही हों, फिर भी वो उसके पास आएगा। वो उसे इस मोमेंट में अकेला नहीं छोड़ेगा। उसकी आवाज़ अचानक तेज़ हो गई जब उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसने उस आदमी से कहा कि वो पहले ही मना कर चुकी है और उससे डिमांड किया कि वो उसे छोड़ दे। उसने साफ कहा कि वो एक वुमन है जो शादी कर चुकी है और डिवोर्स भी हो चुका है और ऐसे एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट्स उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। उसने कहा कि उसे उसकी कंपनी या वेल्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पहले से ही किसी और से मिल रही है जो उससे कहीं बेटर है, यंगर है, कहीं ज़्यादा हैंडसम है और उससे कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। वो एक और कदम बढ़ाती उससे पहले ही उसके पीछे एक फिगर दिखाई दी। वो बिना आवाज़ के उसके पास आ गया था। ताहा की प्रेजेंस अचानक और पावरफुल थी, जिससे जीसू भी चौंक गई। वो हल्का सा मुड़ी और उसे देखा। बिना एक पल रुके उसका हाथ उसकी वेस्ट के चारों तरफ आ गया। उसकी काम स्ट्रेंथ ने उसे स्टेडी कर दिया। उसके पीछे खड़े होकर ताहा ने उसकी बातों को क्वाइटली कन्फर्म कर दिया। उसकी अथॉरिटी इतनी क्लियर थी कि कोई डाउट नहीं बचा। उसकी स्टेडी नज़र सामने खड़े आदमी पर टिक गई। जीसू ने ऊपर उसकी तरफ देखा। उसका हाथ उसकी वेस्ट पर जेंटली लेकिन फर्मली रखा हुआ था। उसकी प्रेजेंस ने उसे एक अजीब सा ग्राउंडिंग फील दिया, जैसे उसे उसी पल इसकी ज़रूरत थी। उसकी उंगलियां उसके पर्स की स्ट्रैप को कस कर पकड़े हुए थीं। तनाव की वजह से उसकी नकल्स हल्की सफ़ेद पड़ गई थीं। सामने खड़ा आदमी अभी भी वहीं था, अग्रेसिव, एंटाइटल्ड और बिल्कुल अनवांटेड। लेकिन ताहा का फोकस बिल्कुल नहीं हिला। उसने एक पल के लिए जीसू की तरफ देखा, जैसे उसे रीअश्योर कर रहा हो। फिर उसने पूरा ध्यान उस आदमी पर कर दिया। उसका एक्सप्रेशन पढ़ना मुश्किल था। उसकी आवाज़ लो और काम थी, लेकिन उसमें ऐसी क्लैरिटी थी कि उसकी इंटेंशन साफ समझ आ रही थी। कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी। ताहा ने बस इतना क्लियर कर दिया कि उसके पास खड़ी वुमन पहले ही मना कर चुकी है। उसे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं और वो अकेली नहीं है। वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इस समय वो उसके साथ है और उसकी केयर में है, और यही काफ़ी रीज़न है कि सामने वाला आदमी पीछे हट जाए। फिर उसने हल्का सा झुककर उसके कान के पास कहा। उसकी आवाज़ में हल्का अम्यूज़मेंट भी था और क्यूरियोसिटी भी। उसने पूछा कि वो आदमी कौन था और क्या वो उससे पहले ही बोर हो रही है। ये सवाल उसे अचानक लगा। टोन का ये चेंज इतना अचानक था कि उसका दिमाग उलझ गया। उसने बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा। उसकी सांस गले में अटक गई। वो सही जवाब सोचने की कोशिश कर रही थी।
उसका पहला इंस्टिंक्ट था तुरंत डिनाई करना, उसे बताना कि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा। लेकिन उसके शब्द उलझ गए और एम्बैरेसमेंट में अटक गए। फिर उसने एक और हल्का सा एक्यूजेशन किया। ऊपर से मजाक जैसा लग रहा था, लेकिन उसमें वजन था। क्या वो उसे यूज कर रही थी? क्या वो ऐसा इंसान है जिसे आसानी से छोड़ दिया जाए? ये सवाल थोड़े रिडिक्युलस थे, फिर भी अजीब सा स्टिंग दे गए। उसने जल्दी से सिर हिलाकर उन्हें रिजेक्ट किया और उसे रीअश्योर करने की कोशिश की। वो ऐसा कभी नहीं करेगी, कभी भी नहीं। और बिना आगे कुछ कहे जीसू ने उसका आर्म पकड़ लिया और उसका हाथ उसके बाजू के चारों तरफ लपेट लिया। फिर वो मुड़कर उस कन्फ्रंटेशन से दूर चलने लगी। उसने उसे हल्के से अपने साथ खींच लिया। वो बस उस आदमी से जितनी जल्दी हो सके दूर जाना चाहती थी। उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। उसे पता था कि वो आदमी अब भी उन्हें देख रहा है। उसकी खामोशी ही काफी थी। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ साफ दिख रहा होगा, जैसे किसी को अचानक झटका लगा हो, जिसे लगता था कि उसे सब हक है और वो हक अचानक खत्म हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे ऐसे खो देगा, किसी ऐसे आदमी के सामने जिसने अपनी आवाज भी ऊंची नहीं की। ताहा हमेशा की तरह काम और कंपोज्ड था। उसने आखिर बार उस आदमी की तरफ देखा, एक शांत सा डिसमिसल। तो दोस्तों ये रहा आज की वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।